हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पे हमने नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा था, एनसीईआरटी सीरीज़। उस सीरीज में बच्चों हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रखा है। तो उस सीरीज़ के अंदर बच्चों हमने क्या किया है कि चैप्टर देख लिए। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 18, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में बच्चों हमने कुछ क्लासेस देख ली हैं। अब मैं आज क्या करने वाली हूँ, जितनी भी क्लासेस हमने अभी तक देखी हैं उन सभी क्लासेस का हम आज एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। फटाफट से हम क्या करेंगे बच्चों, उन सभी क्लासेस को रिवाइज करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे। फिर देन उसके बाद बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेन। इस चैप्टर में ब्रेन को पढ़ना है। स्पाइनल कॉर्ड को हटा दिया कि आपके सिलेबस में से ना आपके एनसीईआरटी में आई बचा है, ना आपके एनसीईआरटी में ईयर बचा है। अब आपको सिर्फ एक ब्रेन को पढ़ना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, और ब्रेन के स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस पढ़ने हैं। स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पढ़ना, रिफ्लेक्स सेक्शन नहीं पढ़ना, आई को नहीं पढ़ना, ईयर को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इससे पहले का ब्रेन से पहले का जो भी चैप्टर है, जिसकी क्लासेस हमने एक एक वीडियो करके देखी थी, एक लेक्चर करके देखा था, उसका आज हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। फटाफट से हम क्या करेंगे बच्चों, उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी ओपन करके बैठनी है अपनी, और जैसे जैसे मैं रिवाइज करूँ वैसे वैसे आपको भी रिवाइज करना है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चों, हमने जैसे एनसीईआरटी को ओपन करा तो एनसीईआरटी ने बोला कि हमारे बॉडी के अंदर हमें होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑर्गन सिस्टम को एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ साथ साथ में कि हमने क्या पढ़ा कि हमें हमारी बॉडी के अंदर क्या करने के लिए बच्चों, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, कोऑर्डिनेट मैनर में मेरे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है उन्हें क्या करना पड़ता है बच्चों, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना पड़ता है। सिस्टम हो गया जैसे उनको क्या पड़ता है, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट मैनर में। तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करें तो मेरे ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट मैनर में काम करेंगे। पहले आप ये तो बताओ कि होम्योस्टेसिस क्या होता है बच्चों। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेरी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट। मेरी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बच्चों, वो क्या कहता है, मैं होम्योस्टेसिस कहता है। जैसे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर आपको पता हो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रहना चाहिए, ना तो ये गर्मी में बढ़ना चाहिए, ना ये सर्दियों में कम होना चाहिए। और जो आपकी ब्लड का शुगर लेवल है, जो आपके ब्लड का शुगर लेवल हो गया, जो क्या हो गया आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, आपकी ब्लड के अंदर या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो आपका बॉडी फ्लूइड है उसका जो लेवल हो गया, और आपकी बॉडी के अंदर जो आयंस है उनका जो मेंटेन हो गया, इन सब को मेंटेन करना, ये सब मिलकर आपका क्या बनाते हैं बच्चों, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट बनाते हैं। और इस इंटरनल इन्वायरमेंट को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों, होम्योस्टेसिस। कि हमें हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए, बॉडी फ्लूइड का मेंटेन करने के लिए, आयंस को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, मेरे ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना पड़ता है। फिर मैम ठीक है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करें तो ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट मैनर में काम करेंगे। तो मैम ये तो बताओ, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करने का मतलब क्या होता है, आप इसका मीनिंग समझा सकते हो क्या, हमें कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना क्या होता है बच्चों। कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना मतलब होता है जब दो और मोर देन दो, मतलब टू और मोर देन टू ऑर्गन सिस्टम मिलके जब क्या करते हैं बच्चों, अपने एक दूसरे काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो उससे क्या बोलते हैं बच्चों कि हम कोऑर्डिनेट मैनर में काम करें। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दिया होगा कि आप मान लो कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कोई फिजिकल वर्क करो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करो, उस टाइम आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जो डिमांड है बच्चों वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी मसल्स कॉन्टैक्ट होगी। तो हमें पता है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि मैम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें एटीपी चाहिए। मैम एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है कि ब्लड जल्दी जल्दी से आपकी मसल्स के पास में, आपकी सेल्स के पास में पहुंचे। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों कि जो आपका लंग्स है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा बच्चों, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करेगा। जो आपका हार्ट है बच्चों, वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, जल्दी से जल्दी क्या करेगा बच्चों, ब्लड को पंप करेगा। वहीं पे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, ठीक है। जो आपकी किडनी है उसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा बच्चों। जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो फटाफट से क्या करेंगे बच्चों, न्यूरॉन ट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों की किडनी हो गया, लंग हो गया, न्यूरॉन हो गया, ब्लड वेसल्स होगी, हार्ट हो गया, ये सब मिलकर बच्चों क्या करते हैं, एक दूसरे काम में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले रहा है, इनहेल कर रहा है, तो आपका हार्ट क्या करेगा बच्चों, वो ऑक्सीजन ब्लड में आकी, तो आपका हार्ट क्या करेगा, जल्दी से जल्दी उस ब्लड को पंप करेगा, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे कि हर सेल के पास में आपकी जो ऑक्सीजन आपने इनहेल की है, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जल्दी से जल्दी उसको इनहेल किया, तो जल्दी से जल्दी वो सेल्स तक पहुंचा पाए। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि हम एक दूसरे काम को हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम मिलकर हेल्प करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसी बोलते हैं बच्चों एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना। जिसका एग्जांपल मैं आपको दिवाली का एग्जांपल लेके समझाया था कि दिवाली के टाइम में काम बढ़ जाता है, हमें अपने घर को डेकोरेट करना होता है, सफाई करनी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो सब मिलके बच्चों हम पेरेंट्स हेल्प करते हैं, उनके बच्चे हेल्प करते हैं, तो सब मिलके बच्चों एक दूसरे काम में हेल्प करते हैं कि मम्मी ने बोला सामान बाजार से लेके आना, ऐसे घर को डेकोरेट करना है, ऐसे सफाई में हेल्प करनी, ये मिठाई लेके आनी, ये मिठाई घर पे बनेंगी, ये वो सब कुछ। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि सारे घर के मेंबर मिलकर एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और अच्छे से दिवाली को मनाते हैं। वैसे बच्चों हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन के कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, ठीक है।
जब मान लो दिवाली चलेगी तो ऐसे तो ना कि मिठाइयाँ बनती रहेगी, घर डेकोरेट करते रहेंगे, सफाइयाँ करते रहेंगे, ठीक है, दिवाली बन गई तो ठीक है, जो काम करना था वो क्या वापस से डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही बच्चों जब आपने फिजिकल एक्सरसाइज करना कर दिया बंद, आपने फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करना कर दिया स्टॉप, तो वापस से बॉडी के ऑर्गन वैसे ही काम करने लगते हैं जैसे नॉर्मल मैनर में काम कर रहे थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड, अब ज़्यादा सेल को ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है, एनर्जी की डिमांड नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, ब्लड फ्लो वैसे नॉर्मल तरीके से करेगा, हार्ट भी नॉर्मल तरीके से आपका ब्लड को पंप करेगा, इनहेल और एक्सहेल जो होगा बॉडी से वो भी एक नॉर्मल जो आपका टाइम पीरियड होता है, जैसे 12 से 16 प्रति मिनट करते हो तो वो उसी के टाइम अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो वो वापस से सारा काम उसी मैनर में काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है बच्चों कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना, कि जब जरूरत है बॉडी को तो बॉडी ने उस तरीके से अपने आप को मैनेज कर लिया, और जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप होगी तो बॉडी ने वापस से अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया जैसे वो पहले काम करती थी। तो इससे बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना। आई होप आपको समझ में आएगा। और ये कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना क्यों जरूरत है बच्चों बॉडी का, कि हमें हमारी बॉडी का होमियोस्टेसिस मेंटेन रखना है। ओके मैम। फिर बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी चलती है, चाहे कोई भी एक्टिविटी चल रही है, वो दो सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम मिलकर उन सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उनमें हेल्प करते हैं एक दूसरे काम में। वो है बच्चों न्यूरल सिस्टम। इन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी चल रही है, एक तो है न्यूरल सिस्टम और एक है बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम मिलके बच्चों क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इन्हें बोलते हैं बच्चों, इन दोनों सिस्टम के मिलके काम करने से, इंटीग्रेट मैनर में काम करने से, कैसे काम करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट मैनर में काम करेंगे। तो इस काम को बोलते हैं बच्चों सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क करना। एनसीईआरटी टर्म दिया सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करना। इसे कौन से फैशन में काम करना बोलते हैं बच्चों, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करना, कि दोनों सिस्टम मिलके एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके क्या करें बच्चों, आपके फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चों कौन से मैनर में काम करना, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करना, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको दो सिस्टम बताया, एक तो है आपका न्यूरल सिस्टम। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। इस चैप्टर में आपको न्यूरल सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को इंटीग्रेट करके क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट करके हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन चले, एक्टिविटी चले, उनको मेंटेन करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। तो इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करना। बच्चों न्यूरल सिस्टम में हमारे न्यूरॉन काम करते हैं। न्यूरल सिस्टम से बच्चों जो हमारा रेगुलेट करना होता है, कंट्रोल करना होता है, वो फास्ट होता है। और इसमें कैसा काम होता है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट काम होता है। एनसीईआरटी लिखा हुआ इसमें कैसा फंक्शन होता है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट फंक्शन होता है। बच्चों ये फास्ट तो होता है, इससे रेगुलेट भी फास्ट होता है, कंट्रोल भी फास्ट होता है। बच्चों ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, कि आपका जो इफेक्ट आया बॉडी में वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, लॉन्ग लाइफ नहीं होता, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो क्या क्या बातें आई न्यूरल सिस्टम में, कौन काम करेगा मैम, न्यूरॉन काम करेंगे। कैसा होगा मैम, ये फास्ट होगा, इससे जो कंट्रोल होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, जो एक्टिविटी का रेगुलेट करना होगा वो फास्ट होगा मैम। इसमें पॉइंट टू पॉइंट काम होता है मैम। और मैम ये कैसा, तो शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए इसका इफेक्ट रहता है। वहीं पर एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखें तो इसमें हार्मोन काम करेंगे, केमिकल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे वो अच्छे से क्या होते हैं। ये हार्मोन काम करते हैं बच्चों, जो वाया ब्लड जाके हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं बच्चों, हमारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। मैम जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लो होता है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो फास्ट है, वहीं पे एंडोक्राइन सिस्टम स्लो है मैम। वहीं पे मैम इसका लॉन्ग लिव्ड इफेक्ट रहता है, इससे जो इफेक्ट आएगा बच्चों वो बॉडी के अंदर कैसा आएगा, लॉन्ग लिव्ड आएगा। तो ये कुछ बातें हमें न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक रहने वाला न्यूरल सिस्टम रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूरल सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है। उससे नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर, पीनियल ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, थायराइड होगी, पैराथायराइड होगी, सब कुछ एडिनल ग्लैंड, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूरल सिस्टम। उसका जो अभी तक हमने बातें की वो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज मैंने आपको समझाया। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ये सारी बातें लिखी है, उसके बाद में एनसीईआरटी का सेकंड पेज स्टार्ट होता है, जिसमें एनसीईआरटी की फर्स्ट स्टडी है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में बच्चों एक स्पेशल टाइप की सेल होती है। न्यूरल सिस्टम में क्या होती है बच्चों, स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसका नाम है न्यूरॉन। उस स्पेशल टाइप की सेल का नाम क्या बच्चों, न्यूरॉन है। न्यूरॉन के पास बच्चों कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके पास में प्रॉपर्टी होती है किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की, कि वो किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है मैम। उस सिग्नल या इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के बाद में वो रिसीव भी कर सकते हैं मैम। और मैम फिर उसको रिसीव करने के बाद में बॉडी में उसके आगे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, दूसरे ग्लैंड के पास में, दूसरे मसल के पास में, दूसरे न्यूरॉन के पास में। तो तीनों प्रॉपर्टी बच्चों आपके एनसीईआरटी में जो है, किसके पास में बच्चों, आपके न्यूरॉन के पास में। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी होगी, किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, उसको रिसीव करना, देन उसको क्या करना बच्चों, आगे ट्रांसमिट करना, ठीक है मैम। न्यूरल सिस्टम में स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिन्हें बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के पास में तीन प्रॉपर्टी है मैम, डिटेक्ट करना, रिसीव करना, ट्रांसमिट करना। फिर बच्चे एनसीईआरटी ने लिखा कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट है, जो आपके लोअर इनवर्टिब्रेट हैं, उनका जो न्यूरल सिस्टम होगा बच्चों कैसा होगा, उनका न्यूरल सिस्टम कैसा होगा बच्चों, सिंपल होगा। उनका न्यूरल सिस्टम कैसा होगा बच्चों, सिंपल होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, सिंपल होगा। जैसे एग्जांपल दिया गया आपका हाइड्रा का। हाइड्रा बच्चों हमने अभी तक एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़ी नहीं है, बट आप अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते हो तो हाइड्रा बच्चों
आपका जो सिलेंट डेटा है, सबसे पहला पॉलीफेरा आता है, फिर सिलेंट डेटा आता है। तो जो सिलेंट डेटा जिसे हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, उसका मेंबर है ये हाइड्रा, उसका एग्जाम्पल है। हाइड्रा में बच्चों जो न्यूरल सिस्टम होता है वो कैसे होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है। इसमें कुछ नेटवर्क देखने को मिलता है हमें न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन का नेटवर्क मिलता है किसमें बच्चों, हाइड्रा में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रा का न्यूरल सिस्टम कैसा है, तो वो क्या कंसिस्ट करता है बच्चों, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन कंसिस्ट करता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर बच्चों एनसीईआरटी ने बोला कि जो इंसेक्टा है, इंसेक्टा बच्चों किसमें आएंगे, आर्थ्रोपोडा में। सबसे पहले पॉलीफेरा, सिलेंटेरा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केलेंथेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जो इंसेक्टा है बच्चों वो किसमें आएगा, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ये किसमें आते हैं बच्चों, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ओके मैम। बच्चों जो इंसेक्टा है उसका न्यूरल सिस्टम कंपैरिजन करें हाइड्रा से, तो कैसा होगा, हाइड्रा के कंपैरिजन में अगर हाइड्रा से मैं कंपेयर कर रही हूँ तो कैसा होगा बच्चों, थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। कैसा होगा बच्चों, थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। क्या क्या मिलेगा बच्चों इसमें, इंसेक्टा में एक ब्रेन देखने को मिलेगा बच्चों, गैंग्लिया मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है मैम गैंग्लिया क्या, तो उसको भी मैं समझाऊंगी। और बच्चों क्या मिलेगा, न्यूरल टिश्यू देखने को मिलेगा। तो आपका जो इंसेक्टा का इंसर्ट देखा कि जो इंसेक्टा का आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या कंसिस्ट करता है बच्चों, क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसमें ब्रेन है, उसमें गैंग्लिया, उसमें न्यूरल टिश्यू है। वहीं पे जो आपका हाइड्रा था उसमें सिर्फ नेटवर्क था किसका, न्यूरॉन का, ठीक है मैम, इतनी बातें समझ में नहीं। फिर बच्चों जो आपका हायर वर्टिब्रेट होते हैं, ये तो लोअर इनवर्टिब्रेट की बात होगी, दो एग्जांपल दिए, हाइड्रा दिए, इंसेक्टा दिए। फिर बच्चों आपके आंसर लिखा जो हायर वर्टिब्रेट है, हायर वर्टिब्रेट हैं, लाइक हम हो गए, ह्यूमंस हो गए। हायर वर्टिब्रेट में कौन आ सकते हैं बच्चों, हम ह्यूमंस आ सकते हैं, हम हायर वर्टिब्रेट है। इनका जो न्यूरल टिश्यू होता है, न्यूरल सिस्टम होता है बच्चों, कैसा होता है, वेल कॉम्प्लेक्स होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। और कैसा होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स होता है। और हमें ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे हम, जैसे ब्रेन वगैरह पढ़ना है तो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या कि बच्चों वो एक जो टॉपिक आपका एनसीईआरटी का वो कंप्लीट हो गया। फिर बच्चों अपनी टर्म सुनिए, गैंग्लिया क्या होता है। देखो हमने पढ़ा मैम न्यूरॉन, न्यूरल सिस्टम की जो सेल है वो कौन सी बच्चों, न्यूरॉन है। अगर मैं आपको एक बेसिक सी न्यूरॉन की एक फोटो बना के दिखाऊं, एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो आपने बुक्स में देखी भी होगी। ये क्या होती है बच्चों, आपकी एक बेसिक सी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों जो मैंने आपको ये ब्रांचिंग से निकले दिखाई, ये प्रोजेक्शन से निकले दिखाई, इनका नाम होता है डेंड्राइट। एक न्यूरॉन में बच्चों 3 पार्ट मिलते हैं, उसकी बॉडी के 3 मेन पार्ट होते हैं, मतलब न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट होते हैं उसके पास में। एक तो होता है बच्चों डेंड्राइट, फर्स्ट होता है डेंड्राइट। सेकंड होता है बच्चों उसके पास में सेल बॉडी। कोई भी सेल है बच्चों, न्यूरॉन एक सेल है तो उसकी सेल बॉडी तो होगी ना, तो सेल बॉडी को आप साइटोन भी बोल सकते हो, प्यार से क्या बोल सकते हो बच्चों, साइटोन। सेल बॉडी और साइटोन एक ही चीज़ के 2 नाम है। और फर्स्ट हो गया डेंड्राइट, ये होगी उसकी सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस दिख रहा है बीच में आपको, ये क्या बच्चों, न्यूक्लियस है। और बच्चों ये जो लॉन्ग फाइबर निकला हुआ दिख रहा है, ये आपका बच्चों एक्सोन। ये पूरी डिटेल में आपको स्ट्रक्चर दिखा भी दूंगी, मैं बना के दिखा दूंगी। एक्सोन टर्मिनल है, सिनेप्टिक नोब है, ये पूरा डिटेल में देखेंगे बाद में। बट एक मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि एनसीईआरटी में लिखा कि आपके न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों, फर्स्ट डेंड्राइट होता है, सेकंड सेल बॉडी होती है, थर्ड एक्सोन होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि मैम 3 पार्ट है न्यूरॉन के, न्यूरॉन एक सेल है, उसके 3 पार्ट है मैम, डेंड्राइट है, सेल बॉडी और एक्सोन है। बच्चों कोई भी सिग्नल, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्टिमुलस अगर आपके पास न्यूरॉन के पास में आता है तो सबसे पहले उसको रिसीव करने का काम किसका होता है बच्चों, शिट, कहाँ पे किया बच्चों, एक मिनट को डायग्राम निकाल लेती हूँ मैं, जीरा। क्या हो गया बच्चों, क्या प्रॉब्लम आ गई, ये साइड में क्यों नहीं आ रहा। चलो मैं वापस से बना लेती हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे करके हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है न्यूरॉन की। ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, तो इससे ब्रांचिंग निकली होगी, ये ब्रांचिंग बन गई। तो ये जो ब्रांचिंग निकली हुई उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे डेंड्राइट। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे न्यूरॉन का डेंड्राइट बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हो गया बच्चों क्या, उसका सेल बॉडी, एक न्यूरॉन का सेल बॉडी, जिसे हम प्यार से क्या बोलेंगे बच्चों, साइटोन बोलेंगे। और थर्ड पार्ट हो गया बच्चों जो लॉन्ग फाइबर दिख रहा है आपको, उसका पार्ट हो गया एक्सोन। तो ये 3 मेन पार्ट बच्चों आपको क्या दिख रहा है, एक न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट दिखते हैं। तो कोई भी सिग्नल आप अपने न्यूरॉन को देते हो तो वो रिसीव करने का काम किसका होता है बच्चों, डेंड्राइट का होता है। वो इन्फॉर्मेशन, वो स्टिमुलस सबसे पहले कौन रिसीव करता है बच्चों, डेंड्राइट रिसीव करता है। डेंड्राइट आगे उस सिग्नल को, उस इन्फॉर्मेशन को किसको ट्रांसफर करता है बच्चों, सेल बॉडी को ट्रांसफर करता है। और सेल बॉडी आगे किसको ट्रांसफर करती है बच्चों, एक्सोन को। तो इस तरीके से बच्चों आपके एक न्यूरॉन के अंदर इंपल्स का मैं बोल सकती हूँ, या फिर एक्शन पोटेंशियल का बोल सकती हूँ, या फिर एक इन्फॉर्मेशन का बोल सकती हूँ, कंडक्शन होता है। तो कैसे होगा बच्चों, आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले किसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, डेंड्राइट के पास में आएगी।
हमने देख लिया बच्चों क्या डेंड्राइट सेल बॉडी से निकली कुछ ब्रांचिंग है, कुछ प्रोजेक्शन है। डेंड्राइट से वो इन्फॉर्मेशन बच्चों डेंड्राइट किसको पास कर देगा, सेल बॉडी को पास कर देगा, साइटोन को पास कर देगा। और सेल बॉडी से वो इन्फॉर्मेशन बच्चों आगे किसके पास में जाएगी, एक्सोन के पास में जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों 3 पार्ट आपको आपके एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ बच्चों गैंग्लिया क्या होता है। बच्चों देखो बच्चों जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है बच्चों कि जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है CNS, एक होता है PNS। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को हम पढ़ेंगे आगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, CNS में और PNS में। CNS की फुल फॉर्म होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS की फुल फॉर्म क्या बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं पे PNS की फुल फॉर्म क्या बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम वो 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं ह्यूमन का नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन का नर्वस सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम किसका आ गया, ह्यूमन का आ गया। ठीक है, 2 पार्ट हो गए उसके बच्चों। CNS हो गया जो सेंटर में नर्वस सिस्टम बच्चों, जो आपकी बॉडी के सेंटर में नर्वस सिस्टम है वो तो का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। CNS में क्या होता है बच्चों का, ब्रेन आता है, क्योंकि ब्रेन एकदम आपकी बॉडी के सेंटर में आता है, स्पाइनल कोड आती है। ये 2 चीज़ें मिलकर बच्चों क्या करती है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। वहीं पर बच्चों आपकी नर्व्स में क्रेनियल नर्व्स आ गई और स्पाइनल नर्व्स आ गई। ये क्या लिखा है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व है। ये मिलकर क्या बनती है बच्चों का, PNS बनाती है। मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये आपका ब्रेन है, कुछ इस तरीके से ब्रेन बना और ये उससे निकली स्पाइनल कोड है। तो ये बच्चों का ब्रेन, ये बादल नहीं है, ये ब्रेन है, और ये क्या बच्चों आपकी स्पाइनल कोड है। तो ये जो आपका ब्रेन है, ये जो आपकी स्पाइनल कोड है, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया बच्चों का, CNS बना दिया, क्योंकि आपके बॉडी के सेंटर में ये बना दिया बच्चों CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर बच्चों इस ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलेगी, ऐसे पेयर में होती है, और आपकी स्पाइनल कोड से कुछ नर्व्स निकलेगी, ये भी कैसे होती है बच्चों, पेयर में होती है। जो नर्व्स बच्चों की ब्रेन से निकले उन्हें बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि आपको पता होगा कि क्रेनियम क्या होती है, क्रेनियम आपकी ब्रेन की बोन होती है, जो आपके स्कल की बोन होती है, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्या बोल दिया बच्चों, क्रेनियल नर्व्स बोल दिया। और वहीं पे स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स को क्या बोल दिया बच्चों, स्पाइनल नर्व्स बोल दिया। जो आपको दिख रहा होगा ये पेरिफेरी की तरफ है। आपको पता है, हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का सेंटर होती है, पेरिफेरी होती है, इतना आपको नॉलेज होगा। तो उस तरीके से इनका नाम लिखा गया है। जो बॉडी के सेंटर में नर्वस सिस्टम है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला गया, जिसमें ब्रेन आएगा, स्पाइनल कोड आएगी। वहीं पे जो पेरिफेरी में नर्वस सिस्टम है उसे क्या बोला गया, PNS बोला गया, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम बोला गया। उसमें आपकी क्रेनियल नर्व्स आएगी, स्पाइनल नर्व्स आएगी। ओके मैम, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हमने एक बात देखी कि मैम एक्सोन है, उसके 3 पार्ट है, एक्सोन के न्यूरॉन के 3 पार्ट है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी, एक्सोन है। वहीं पे बच्चों हमारे पास में नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन का, उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, CNS में, PNS में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कोड को कंसिस्ट करेंगे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आएगी, क्रेनियल नर्व होगी और स्पाइनल नर्व होगी। ओके मैम, वहीं पे बच्चों फिर देखो कि हमने एक टर्म पढ़ी थी गैंग्लिया। मैं आपको गैंग्लिया और समझा सकती हूँ गैंग्लिया क्या, तो उसके लिए मैंने आपको ये सब कुछ समझाया। देखो बच्चों, अगर आपके CNS में, अगर आपके CNS में आपको ग्रुप दिखता है, CNS में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, अगर आपका CNS है, CNS मान लो आपका ब्रेन हो गया, उस ब्रेन में आपको ऐसे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी दिख रहा है कि ब्रेन में यहाँ पे सेल बॉडी का ग्रुप, ऐसे सेल बॉडीज पड़ी है, उनका ग्रुप पड़ा हुआ है, तो उस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों क्या, न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियाई बोलते हैं। वहीं पे CNS में ग्रुप ऑफ एक्सोन को, यहाँ पे मान लो ग्रुप है किसका, यहाँ पे ऐसे सेल बॉडी थी, इनका जो ग्रुप है ऐसे सेल बॉडीज होगी, इनका ग्रुप हो गया न्यूक्लियाई। फिर यहाँ से इनका क्या निकलता है बच्चों, एक्सोन निकलते हैं, इनके एक्सोन निकलते हैं। तो इन एक्सोन का जो ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ एक्सोन हो गया, उसे बोला जाता है CNS में ट्रैक्ट। 2 बातें ध्यान रखनी है, 2 टर्म आपको ध्यान रखनी है, एक तो न्यूक्लियाई है, एक ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट है बच्चों ग्रुप ऑफ एक्सोन, वो भी कहाँ पे, CNS में। ये CNS PNS ध्यान रखना है कि कहाँ पे बात हो रही है। वहीं पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, उसे बोलेंगे न्यूक्लियाई, कहाँ पे, CNS में। अब आप बात करते हैं बच्चों PNS की। इन PNS में क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। अगर मान लो PNS में ऐसे ग्रुप पड़ा हुआ है सेल बॉडी का, ऐसे ग्रुप होगा तो पूरा ऐसे पूरा न्यूरॉन ऐसे, यहाँ पे न्यूरॉन का सेल बॉडी है, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी है, यहाँ पे तीसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी है, मैंने ऐसे डॉट में दिखा दिया। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी का ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पड़ी हुई है कहाँ पे, PNS में, उसे बोला जाता है बच्चों गैंग्लिया। तो आपको समझ में आएगा कि हमने इंसेक्टा में जो गैंग्लिया पड़ा है वो क्या है बच्चों, वो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, किसमें, PNS में। फिर आ जाएगा बच्चों ग्रुप ऑफ एक्सोन, इन बच्चों का PNS में, उसे बोलेंगे नर्व। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, ये NCERT में दी नहीं हुई वैसे, बट आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियाई क्या होता है, ट्रैक्ट क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है, नर्व क्या होता है। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो बच्चों कि जो आपका CNS में से C आ रहा है, तो वहीं पे न्यूक्लियाई में भी C आ रहा है, ट्रैक्ट में भी C आ रहा है, तो C वाली स्पेलिंग कहाँ पे रखनी है जो CNS में भी। ये मतलब थोड़ा सा याद रखने का तरीका हो गया, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि CNS में सेल बॉडी का ग्रुप क्या कहलाएगा, न्यूक्लियाई कहलाएगा, और CNS में जो एक्सोन का ग्रुप है वो ट्रैक्ट कहलाएगा। PNS में सेल बॉडी का ग्रुप क्या कहलाएगा, गैंग्लिया कहलाएगा, और PNS में आपका एक्सोन का ग्रुप क्या कहलाएगा बच्चों, उसे हम बोलेंगे क्या नाम है, नर्व। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आएगा। अब हमने फर्स्ट पेज हमने NCERT का कंप्लीट कर लिया। अगर मैं आपको ये NCERT में पता नहीं क्या हो गया, ये ओपन नहीं हो पा रहा,
दिक्कत आ गई इसकी बच्चों। ये पेज ओपन या आ गया ओह हो गया। आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि देखो बच्चों, हमने जो पढ़ा है यहाँ पे लिखा होगा सिंक्रोनाइज फैशन में काम करना, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक बार हमने जो एनसीईआरटी से रीड किया सिंक्रोनाइज फैशन में काम करना हो क्या, होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। और फिर आपका बताया गया है कि जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से जो काम होता है उन्हें सिंक्रोनाइज फैशन में काम करना बोलते हैं, इंटीग्रेट मैनर में काम करते हैं। और जो न्यूरल सिस्टम होता है उससे कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, क्विक होता है, मतलब फास्ट होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, ये बातें सारी देखिए। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, केमिकल इंटीग्रेशन होता है थ्रू हार्मोन्स, मैंने बताया था हार्मोन्स का तो बच्चों केमिकल होते हैं। तो इससे किसी बच्चों ये फर्स्ट पेज आपका हो गया कंप्लीट एनसीईआरटी से। फिर अगर आपका ये सेकंड पेज मुझसे इसमें निकलेगा, ये रहा बच्चों सेकंड पेज। अब सेकंड पेज का मैंने आपको बोला था फर्स्ट जो टॉपिक है वो जो न्यूरल सिस्टम, उसमें मैंने आपको बता दिया कि न्यूरॉन्स होती हैं स्पेशल सेल, जिसमें क्या होती है डिटेक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, रिसीव करने की प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसमिट करने की प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को, इन्फॉर्मेशन को। फिर मैंने हाइड्रार्की में बताया क्या होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है। फिर मैंने आपको बताया इंसेक्टा में क्या होता है ब्रेन होगा, उसके साथ में नंबर ऑफ गैंग्लिया होंगे, क्या होंगे न्यूरल टिश्यू का। फिर वर्टिब्रेट में कैसे होगा बच्चों, मोर डेवलप होगा, मोर कॉम्प्लेक्स होगा। अब बच्चों हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो हमें पढ़ना है ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, सीएनएस होता है, पीएनएस होता है। मैं इसको आपको डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम को, ठीक है। चलो देखो बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम। हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया, सेकंड पेज का फर्स्ट टॉपिक देख लिया, अब सेकंड पेज का सेकंड टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उनका नाम है सीएनएस और पीएनएस। क्या आप सीएनएस और पीएनएस के मुझे फुल फॉर्म बता सकते हो? मैम सीएनएस की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम बच्चों में सेंटर में है उसे क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस को बोलेंगे बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये फुल फॉर्म होगी बच्चों आपकी सीएनएस की और पीएनएस की, ठीक है। फिर अब बच्चों हमने देखा जो हमारा सीएनएस है बच्चों, सीएनएस क्या होता है बच्चों, हमारा नर्वस सिस्टम का मेन साइट होता है जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे बच्चों, प्रोसेसिंग करेंगे। जैसे मान लो आपको कंप्यूटर नहीं है क्या बच्चों, आप इसको सेम टू सेम कंप्यूटर से समझ सकते हो। जैसे आपके पास में कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप का, उसका मेन प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है बच्चों, आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। जहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपके कंप्यूटर में, कोई भी डाटा आता है तो वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, वहाँ पे उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट मैनर में उसे रखा जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर सीएनएस जो है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, जहाँ पे आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसे प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसे कंट्रोल किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। और सीएनएस में क्या आता है बच्चों, सीएनएस में दो चीज़ आती है, एक तो आपका ब्रेन और एक आता है बच्चों आपका स्पाइनल कोड। ये दोनों मिलकर बच्चों क्या बनाएगा, आपका सीएनएस बनाएगा। ओके मैम, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किसी को, मैंने डायग्राम से समझाया था। मान लो ये आपका ब्रेन हो गया और ये आपका सीएनएस हो गया, तो ये बॉडी के एकदम सेंटर में है, तो ये क्या होगा, ब्रेन और सीएनएस स्पाइनल कोड ने मिलकर क्या बना दिया बच्चों, आपका सीएनएस बना दिया। और ये मेन साइट है जहाँ पे आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास में पहुंची है तो उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसका कंट्रोल होगा, ठीक है। फिर बच्चों आता है आपका पीएनएस। पीएनएस की फुल फॉर्म आप बता सकते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है बच्चों, नर्व आएगी, नर्व्स हमने देखा था, क्रेनियल नर्व्स होगी, स्पाइनल नर्व्स होगी। बच्चों इन नर्व्स को एक टाइप से हम और डिवाइड कर सकते हैं, एफरेंट नर्व्स और इफरेंट नर्व्स। जैसे हमने वो उसमें पढ़ा था नेफ्रॉन वाले चैप्टर में, एफरेंट आर्टरियल और इफरेंट आर्टरियल, वैसे एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व यहाँ पे ऐसे आएगा, इफरेंट नर्व, ठीक है बच्चों। अब क्या मतलब है एफरेंट नर्व का, क्या मतलब है इफरेंट नर्व का? ई जैसे मैंने आपको बताया था इफरेंट आर्टरियल मतलब जो आर्टरियल एग्जिट करिए, वैसे ही अब देखो क्या होता है कि मान लो ये आपका सीएनएस है और ये आपका क्या है, कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गन मान लो कोई भी, तो हमें पता है ये ब्रेन है हमारा और ये स्पाइनल कोड निकली, इससे क्या निकलती है बच्चों, नर्व्स निकलती है। तो मान लो कोई नर्व जो है वो आपके सीएनएस तक मैसेज लेके आ रही है, आपके ऑर्गन से वो नर्व सीएनएस तक मैसेज लेके आ रही है। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश की, मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ कि ऑर्गन से कोई नर्व सीएनएस तक मैसेज लेके आई तो उसे बोलेंगे बच्चों एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व आना, सीएनएस में आना, मतलब सीएनएस में मैसेज लेके आना ऑर्गन से, तो आना, और एफरेंट उसे तो बोलेंगे बच्चों एफरेंट नर्व। और कोई नर्व बच्चों आपके जो मैसेज को क्या करी, सीएनएस से ऑर्गन तक लेके जा रही है।
अब मैंने एरो ऐसे लिखा है और CNS से ऑर्गन तक लेके जा रही है कोई मैसेज को, तो उसे बोलेंगे बच्चों इफेंट। जो CNS से एग्जिट कर रही है उसे कौन सी नर्व बोलेंगे बच्चों? इफेंट नर्व बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा कि दो टाइप की नर्व है मैम मेरे पास में PNS में, एफेंट नर्व है और इफेंट नर्व है। जो CNS में आ रही है ऑर्गन से मैसेज लेके आ रही है तो एफेंट नर्व, और CNS से एग्जिट कर रही है ऑर्गन की तरफ जा रही है मैसेज लेके तो उसे बोलेंगे बच्चों इफेंट नर्व। आई होप आपको समझ में आएगा। और फिर PNS को बच्चों NCERT ने एक तरीके से और डिवाइड किया हुआ है। PNS का एक डिवाइडेशन हम और कर सकते हैं, 3 टाइप के, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आप लिख सकते हो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम मैंने NS लिख दिया, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम NS लिख दिया, और एक विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये 3 टाइप के नर्वस सिस्टम को आप डिवाइड कर सकते हो। PNS को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हो, सोमैटिक में, ऑटोनॉमिक में और विसरल में। बच्चों जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो किस पे काम करेगा, वो किससे रिलेटेड होगा बच्चों? आपकी स्केलेटल मसल से। जो कैसी होती है बच्चों? नेचर में वॉलेंट्री होती है जिसपे आपको कंट्रोल होता है स्केलेटल मसल्स। बच्चों जो आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो किस पे काम करेगा बच्चों? आपकी स्मूथ मसल पे। जो कैसी होती है नेचर में इनवॉलेंट्री होती है, स्मूथ मसल हो गया, आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन हो गए, इनवॉलेंट्री ऑर्गन हो गए। ठीक है, और बच्चों वहीं पे जो आपका विसरल नर्वस सिस्टम वो किस पे काम करेगा बच्चों? आपके इंटरनल ऑर्गन पे। इंटरनल ऑर्गन को मैं विसरल ऑर्गन भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो 3 टाइप के हो गए मैम। PNS में 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक में, ऑटोनॉमिक में, विसरल में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल्स पे काम करेगा जो वॉलेंट्री होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में स्मूथ मसल्स पे और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पे काम करेगा। विसरल नर्वस सिस्टम बच्चों मेरे इंटरनल ऑर्गन पे काम करेगा और विसरल ऑर्गन पे काम करेगा, जो मेरे इंटरनल ऑर्गन उन पे काम करेगा। ठीक है बच्चों, विसरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? विसरल नर्वस सिस्टम में पाता है NCERT लिखी हुई, इसमें आप लिख सकते हो, ये पाता है NCERT में लिखी हुई। विसरल नर्वस सिस्टम में आपके नर्व्स आते हैं, फाइबर आते हैं, ये मिलके काम करते हैं, गैंग्लिया आते हैं और कहते हैं प्लेक्सिस आते हैं। अब आप पूछ सकते हैं मैं प्लेक्सिस कहते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। जैसे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ एक्सोन देखा था, वो तो क्या थे? जैसे सेल बॉडी एक्सोन एक न्यूरॉन का पार्ट है, उनका ग्रुप था। वहीं पे अगर पूरे का पूरा ग्रुप है किसका? न्यूरॉन का, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, पूरे के पूरे न्यूरॉन का ग्रुप है जिसमें सेल बॉडी एक्सोन सब कुछ आएगा, उसे बोलते हैं बच्चों प्लेक्सिस। ठीक है बच्चों, जो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जैसे मैंने PNS को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सोमैटिक में, ऑटोनॉमिक में, आप बता सकते हो इनमें क्या क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, विसरल में। वहीं पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 टाइप होता है, सिंपैथेटिक, और ये पढ़ चुके हम फ्लूइड वाले चैप्टर में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा बच्चों? आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगा, आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ा देगा, आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को या बीट वॉल्यूम को बढ़ा देगा। ठीक है, ये किसका काम होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है, जिसको जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का टाइप है। वहीं पे आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो क्या करेगा बच्चों? कि कार्डिक वॉल्यूम को कम कर देता है, आपके हार्ट बीट को कम कर देता है, हार्ट बीट को कम कर देता है, आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को कम कर देता है। तो PNS का डिवाइडेशन हमने 2 तरीके से देखा, एफेंट और इफेंट नर्व फाइबर, फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका ह्यूमन का नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, CNS और PNS में। फिर PNS को आगे फर्दर डिवाइड किया गया। मैं आपको ये एक बार NCERT से दिखाना चाहती हूँ। ये देखो बच्चों, NCERT क्या लिखा है? ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, CNS में, PNS में। CNS में क्या है बच्चों? ब्रेन है, स्पाइनल कोड आएगी, और ये साइट है कहाँ पे? जहाँ पे इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी वहाँ पे इसका कंट्रोल होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। और PNS में क्या आता है बच्चों? नर्व्स आती हैं, और जो नर्व्स किससे एसोसिएटेड होंगे? आपके CNS से एसोसिएटेड होंगे, स्पाइनल कोड से एसोसिएटेड होंगे। जो CNS से ब्रेन से एसोसिएटेड होंगे, जो ब्रेन से एसोसिएटेड नर्व होंगे तो बोलेंगे क्रेनियल नर्व, ये पता है। और स्पाइनल कोड से एसोसिएटेड नर्व को क्या बोलेंगे बच्चों? स्पाइनल नर्व बोलेंगे। और ये जो नर्व है इनको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एफेंट और इफेंट में। ये बताया मैंने आपको। एफेंट तो क्या करेगी बच्चों? ट्रांसमिट करेगी इम्पल्स को ऑर्गन से CNS तक, और वहीं इफेंट क्या करेगी बच्चों? CNS से कहाँ पे लेके जाएगी? टिश्यू या ऑर्गन तक लेके जाएगी। फिर बच्चों PNS को 2 टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब यहाँ पे 2 टाइप में लिखा है बच्चों। फिर आगे NCERT क्या बोल रही है कि जो विसरल नर्वस सिस्टम है वो भी किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पता नहीं यहाँ पे क्या किया NCERT ने, पहले तो पूरा 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में। फिर बोल दिए वापस से कि विसरल नर्वस सिस्टम भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि PNS को आपने 3 टाइप में ही डिवाइड किया है, सोमैटिक में, ऑटोनॉमिक में और विसरल में। अब इनको लिखने का तरीका इन्होंने कुछ इस तरीके से रखा है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो किस पे कंट्रोल करता है? जो किस पे CNS से मैसेज आता है? स्केलेटल मसल्स पे। और वहीं पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में किस पे मैसेज आता है? जो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन पे और आपकी स्मूथ मसल पे। ये बात मैंने आपको बताई। फिर बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में आगे डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। फिर बच्चों जो विसरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है? उसमें क्या कंप्राइजेस होल, उसमें क्या नर्व्स आएगी, फाइब्रा, गैंग्लिया का, प्लेक्सिस आएगा। प्लेक्सिस का ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये किस पे काम करेगा बच्चों? विसरल ऑर्गन्स पे। विसरल ऑर्गन से CNS के पास में मैसेज लेके आएगा, और CNS से विसरल ऑर्गन के पास में मैसेज लेके आएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो पेज है NCERT का मैंने आपको कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, सेकंड पेज भी हमारा NCERT का होता है कंप्लीट। फर्स्ट पेज हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया और सेकंड पेज भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आता है बच्चों टॉपिक
न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कि हमें क्या पढ़ना है, न्यूरॉन को डिटेल में स्टडी करना। आ जाओ करते हैं। अब बच्चों हमारा सेकंड पेज का लास्ट टॉपिक कहता है क्या उस टॉपिक का नाम, न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शन यूनिट। जो थोड़ा सा मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका न्यूरॉन जो है वो क्या है बच्चों, आपके न्यूरल सिस्टम का, न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कि जो आपका नर्वस सिस्टम है उसका जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चर यूनिट भी है, फंक्शन यूनिट भी है। अब आप क्या करो, रिकॉल करो। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रेस्पिरेटरी वाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी फंक्शन यूनिट कौन सी बच्चों, एल्वियोलाई थी। नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, रिकॉल करेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसमें हमारी फंक्शन यूनिट कौन सी बच्चों, एल्वियोलाई थी। फिर बच्चों हमने पढ़ा किडनी वाला चैप्टर, किडनी में हमारी फंक्शन यूनिट कौन सी बच्चों, नेफ्रॉन थी, जो एक किडनी में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन तक होते हैं। फिर बच्चों हमने पढ़ा कौन सा, ये लोकोमोशन वाला चैप्टर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। उसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमारी जो फंक्शन यूनिट थी वो कौन सी, सार्कोमियर थी और हमारी एनाटॉमिकल यूनिट होती थी उसमें एनसीईआरटी में समरी में, वो कौन सी, मसल फाइबर थी, जिसे मसल सेल बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा बच्चों ये न्यूरल वाला चैप्टर, जिसमें हमारी न्यूरल सिस्टम में फंक्शन यूनिट कौन है बच्चों, न्यूरॉन है, और ये हमारी स्ट्रक्चर यूनिट भी है। तो इतनी सारी यूनिट में तैयार की, एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट है, लंग्स की यूनिट है, और जो नेफ्रॉन है वो हमारी किडनी की फंक्शन यूनिट है। लोकोमोशन और मूवमेंट में मसल की फंक्शन यूनिट क्या बच्चों, सार्कोमियर है, और इसके एनाटॉमिकल यूनिट क्या बच्चों, मसल फाइबर या मसल सेल है, और हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर या फंक्शन यूनिट क्या बच्चों, न्यूरॉन है, और उस न्यूरॉन को हमें डिटेल में स्टडी करना है। मैं वापस से आपको वो डायग्राम बना के दिखाती हूँ न्यूरॉन का। बच्चों देखो, ऐसे करके मैंने आपको एक न्यूरॉन का डायग्राम बना के दिखाया था, मैं एनसीईआरटी पे दिखा दूँगी आपको। इस सेल बॉडी से क्या निकलती है, जो ब्रांचें निकलती है, प्रोजेक्शंस निकलते हैं। क्या आप इन्हें मार्क कर सकते हो, सेल डेंड्राइट? क्या आप कैपेबल हो इसको डेंड्राइट मार्क करने में? क्या आप इसको मार्क करोगे, सेल बॉडी? क्या आप इसको मार्क करोगे, न्यूक्लियस? क्या आप इसको मार्क करोगे, एक्सोन? और ये होता है बच्चों एक्सोन टर्मिनल, जहाँ पे एक्सोन खत्म हो रहा है उसे बोलेंगे एक्सोन टर्मिनल। और ये बच्चों एक्सोन टर्मिनल पे क्या होती है, आपको बल्ब जैसी स्ट्रक्चर देती है, जिन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब बच्चों, जो ये आपका एक्सोन है इसके बाहर दोनों तरफ सेल होती है, मतलब एक सेल एक्सोन को क्या कहते हैं, लिपेटी रहती है। तो मतलब ये है तो एक ही सेल, जो पर मैं दोनों तरफ बना रही हूँ, तो ऐसे ये एक सेल करके बच्चों एक्सोन को लिपटा हुआ, तो इसलिए ऐसे दोनों तरफ दिख रही है, डायग्राम ऐसे दिख रही है। बट कहते हैं एक्सोन जैसे मान लो एक फाइबर है, तो उसकी दोनों तरफ क्या होगी बच्चों, सेल होगी ऐसे लिपटी हुई इसको, ठीक है। तो इस सेल का नाम बच्चों श्वान सेल। इस सेल का नाम क्या बच्चों, श्वान सेल है। जो क्या करती है बच्चों, ये मान लो एक्सोन है, उसके ऊपर ऐसे श्वान सेल लिपटी हुई है, श्वान सेल लिपटी हुई है। एक्सोन सेल के ऊपर क्या, एक्सोन के ऊपर क्या लिपटी, श्वान सेल लिपटी हुई है। और ये श्वान सेल क्या करती है बच्चों, माइलिन शीट बनाती है। ब्राउन कलर में मैंने क्या बनाई बच्चों, माइलिन शीट बनाई है। ये क्या बच्चों, श्वान सेल है मेरी, क्या बच्चों, श्वान सेल है, जो एक्सोन पे लिपटी हुई है। श्वान सेल में क्या हो, न्यूक्लियस होगा, जैसे एक सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे दिखा दिया, दूसरी सेल का न्यूक्लियस इधर वाली साइड दिखा दिया एनसीईआरटी, ठीक है। मतलब एक सेल है तो ये पूरी जैसे रेड में दोनों साइड एक ही सेल बनाई, तो न्यूक्लियस एक ही होगा इनमें। और श्वान सेल ने क्या बनाई बच्चों, माइलिन शीट बनाई है, माइलिन शीट बनाई है। बच्चों माइलिन शीट के बीच में गैप है, जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। जो नोड है जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है उसे बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर। वो किसकी नोड है, वो रेनवियर की नोड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ऐसे लास्ट में एक्सोन टर्मिनल आ जाएगा, जहाँ पे क्या होगी, साइनेप्टिक नोब होगी। और ये साइनेप्टिक नोब में क्या होगी बच्चा, ऐसे वेसिकल्स होगी। ये तो कि साइनेप्टिक नोब, और साइनेप्टिक नोब में बच्चों ये क्या, साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स। और जिन साइनेप्टिक वेसिकल्स में पढ़ा होगा बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल, जो हमने पढ़ा था मसल के केस में, स्केलेटल मसल के केस में फिक्स होता है कौन बच्चों, एसिटाइल कोलिन, जो क्या कहता है बच्चों, इन्फॉर्मेशन होती है इसके पास में। इसमें क्या पढ़ा होगा बच्चों, साइनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों किसकी, न्यूरॉन की। हमने क्या देखा बच्चों, न्यूरॉन के पास में 3 मेन टाइप होते, न्यूरॉन जो है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। फिर हमने कुछ बात देखी कि मैम जो एक्सोन है उसके बाद श्वान सेल लिपटी होगी, मैम श्वान सेल माइलिन शीट बनाएगी मैम। और माइलिन शीट के बीच में जहाँ जहाँ गैप है उससे क्या बोलेंगे बच्चों, नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे मैम। एक्सोन टर्मिनल पे क्या होगा मतलब, साइनेप्टिक नोब होगी मैम, बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होगी मैम। साइनेप्टिक नोब में क्या होगी मैम, साइनेप्टिक वेसिकल्स होगी। साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरा होगा बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होगा, ठीक है। और बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में ये बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऐसे ग्रेन्यूल्स दिखते हैं आपको। सेल बॉडी के अंदर भी होते हैं ग्रेन्यूल्स, और ये ग्रेन्यूल्स आपके डेंड्राइट के अंदर भी होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं बच्चों निसल्स ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, निसल्स ग्रेन्यूल। और ये निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं क्या बच्चों, ये पीवाई की ये आरईआर होती है और फ्री राइबोसोम होते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी था, क्योंकि एनसीईआरटी में बताया नहीं गया निसल ग्रेन्यूल क्या है। निसल ग्रेन्यूल आरईआर और फ्री राइबोसोम के टुकड़े होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं। और ये डेंड्राइट में मिलेंगे और सेल बॉडी में मिलेंगे। एक्सोन में निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं आपको एनसीईआरटी से दिखाना चाहूँगी एक बार के लिए, अगर मुझे वो पेज मिले तो जल्दी से।
मैं आपको शो करती हूँ, ये रहा बच्चों, देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा न्यूरॉन है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी होगा, डेंड्राइट होगा, एक्सोन होगा। सेल बॉडी में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, टिपिकल सेल ऑर्गेनल होंगे एंड कंटेन ग्रैन्यूल्स, बॉडीज निसल्स ग्रैन्यूल्स, सॉफ्ट फाइबर, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, जो ब्रांचिंग ऐसे सेल बॉडी से निकली हुई है। ऑल्सो ये देखो आगे क्या लिखा, ऑल्सो कंटेन ग्रैन्यूल्स, उनमें भी क्या हमें ग्रैन्यूल मिलेंगे जिन्हें डेंड्राइट बोलते हैं। आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी। ऑल्सो कंटेन निसल्स ग्रैन्यूल कोल्ड डेंड्राइट, उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, डेंड्राइट बोलेंगे। और ये भी क्या करेंगे बच्चों, देखो एनसीईआरटी में निसल्स ग्रैन्यूल को डेंड्राइट में भी दिखाया गया है। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, ये फाइबर क्या करते हैं, सेल बॉडी क्या करते हैं, इम्पल्स को वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों, सेल बॉडी के पास में ट्रांसफर कर देगी। सबसे पहले डेंड्राइट के पास में, डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास में, सेल बॉडी कहाँ से जाएगा, एक्सोन के पास में जाएगा। द एक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर, एक्सोन की वजह से एक लॉन्ग फाइबर है। द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच, जिसका डिस्टल एंड क्या होगा, ऐसे बच्चों ब्रांच होगा, ठीक है, ब्रांच। ईच ब्रांच टर्मिनेट ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब, ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर से क्या बोलेंगे बच्चों, साइनेप्टिक नोब बोलेंगे। विच पोजेस साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके अंदर क्या होगी बच्चों, साइनेप्टिक वेसिकल्स होगी, जो क्या कंटेनिंग करेगी केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, उनके अंदर क्या भरा होगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होगा। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, फिर मैं आपको ये आगे एनसीईआरटी पढ़ के दिखा दूंगी। ये देखो बच्चों क्या लिखा गया आपके एनसीईआरटी, नीचे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये। अगर डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का मार्क करने के लिए आ जाए अपने नीट के पेपर में तो क्या आप कर सकते हो। देखो बच्चों, ये जो प्रोजेक्शन है डेंड्राइट बोला गया है, ये बीच बीच में ऑरेंज कलर से जो ग्रैन्यूल दिखाई, निसल ग्रैन्यूल बोला गया, डेंड्राइट में भी, निसल ग्रैन्यूल डेंड्राइट में होंगे, सेल बॉडी में होंगे, एक्सोन में नहीं होते। निसल ग्रैन्यूल होते क्या, आरिया होती है, फ्री राइबोसोम होते हैं। और ये क्या बच्चों, इसका जो सेल बॉडी है मेन, ये सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस दिखाया गया बच्चों। ये जो सेल लिपटी हुई है वो कौन सी, श्वान सेल है, और ये लॉन्ग फाइबर एक्सोन है। और श्वान सेल ने क्या किया बच्चों, माइलिन शीथ को बनाया, और जहाँ जहाँ पे बीच बीच में माइलिन शीथ एब्सेंट है वहाँ पे क्या, नोड ऑफ रेनवीर है। और ये एक्सोन टर्मिनल दिखाया गया, जो कैसे ब्रांच है जिसमें साइनेप्टिक नोब है, और साइनेप्टिक नोब में बच्चों ऐसे जो साइनेप्टिक नोब है उनमें क्या बच्चों, साइनेप्टिक वेसिकल्स होगी, और उन साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरा होगा बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला कि मैं लास्ट में ये बस साइनेप्टिक नोब बना के दिखा रही हूँ। ये साइनेप्टिक नोब है ऐसे, और पूरा ऐसे एक्सोन होगा ऊपर, ये साइनेप्टिक नोब है, इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। एनसीईआरटी बोला साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल, ये तो न्यूरोट्रांसमीटर हो गया बच्चों जो मैंने दिखाया है। ये तो क्या न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये साइनेप्टिक वेसिकल है, साइनेप्टिक वेसिकल, और ये क्या साइनेप्टिक नोब है। अब आपको मैं नेमिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये जो न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज होगा यहाँ पे, वो रिलीज कहाँ पे होता है, हमें पता है ये मसल फाइबर बनाया, मैंने मसल फाइबर बनाई है। तो मसल फाइबर और न्यूरॉन के बीच का, ये न्यूरॉन है और मसल फाइबर के बीच का जंक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, एनएमजे बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, इसके दो नाम है, मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई कि ये रिलीज कहाँ पे हो सकता है, ये मसल के ऊपर रिलीज हो सकता है, जहाँ पे मसल और न्यूरॉन के बीच का जंक्शन उसे एनएमजे बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे, मोटर एंड प्लेट बोलेंगे। वहीं पे बच्चों ये जो मेरा न्यूरॉन का ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो दूसरे न्यूरॉन पे ऐसे करके हो सकता है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन हो, ठीक है, और ऐसे उसके डेंड्राइट हो, यहाँ पे रिलीज हो सकता है। जो दो न्यूरॉन, ये न्यूरॉन फर्स्ट हो गया, न्यूरॉन सेकंड हो गया, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है उसे बोलते हैं बच्चों साइनेप्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन क्या कहता है बच्चों, साइनेप्स कहलाता है। वहीं पे एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच जंक्शन क्या कहते हैं बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं क्या, मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात एनसीईआरटी लिख के मैं आपको पढ़ा दूंगी। फिर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, न्यूरॉन का हम क्लासीफाई कर सकते हैं, न्यूरॉन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सोन। जो मेरे पास में डेंड्राइट है और जो मेरे पास में एक्सोन है, उनके नंबर के बेस पे मैं न्यूरॉन को 3 टाइप में डिवाइड कर सकती हूँ। मल्टीपोलर, फर्स्ट टाइप हो गया मल्टीपोलर, सेकंड टाइप हो गया बाइपोलर, और थर्ड टाइप हो गया यूनिपोलर। मतलब मैंने न्यूरॉन को 3 टाइप में डिवाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट, एक्सोन कितने डेंड्राइट है, कितने एक्सोन है, उसके बेस पे मल्टीपोलर न्यूरॉन आ गया, बाइपोलर न्यूरॉन आ गया, और यूनिपोलर न्यूरॉन आ गया। अब देखो फर्स्ट पहला मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। बच्चों जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होगा उसमें मोर देन 2 डेंड्राइट होंगे, मोर देन 2 डेंड्राइट्स, और एक एक्सोन होगा, 1 एक्सोन होगा। जो डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया गया, ऐसे करके आपका जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है,
जिसमें ऐसे ब्रांचिंग दिखाई हुई है, इसमें ये मोर देन 2 डेंड्राइट दिखाई, बहुत सारे डेंड्राइट दिखाई गए और एक एक्सोन दिखाई गया। तो ये जो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, किसका डायग्राम है बच्चों? मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में हमें ध्यान रखना है, मोर देन 2 डेंड्राइट होंगे, एक एक्सोन होगा। इसका डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया गया वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम, और इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एग्जांपल क्या ध्यान रखोगे बच्चों? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कि जो हमारा ब्रेन है उसका सबसे मेन पार्ट होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, वहाँ पे क्या मिलते हैं बच्चों? मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलते हैं। हम ब्रेन में इसको अच्छे से पढ़ेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, ठीक है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेंगे। डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो डायग्राम का मल्टीपोलर न्यूरॉन का मैंने बना के भी दिखाती हूँ। फिर बारी आती है बच्चों बाईपोलर न्यूरॉन की। बाईपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन में बच्चों एक डेंड्राइट होगा, मतलब इसके पास में 2 पोल है, एक डेंड्राइट है और एक एक्सोन है। ये बाईपोलर न्यूरॉन होता है, जैसे मान लो ये सेल बॉडी हो गया किसी बोल सकते हैं किसी एक्सोन का, ठीक है। तो ये अगर सेल बॉडी है तो यहाँ पे ऐसे करके एक डेंड्राइट निकला होगा और यहाँ पे एक ऐसे करके एक्सोन निकला होगा, ठीक है। तो एक डेंड्राइट हो गया और एक एक्सोन हो गया। ये क्या बच्चों? ये आपका बाईपोलर न्यूरॉन। इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना, एग्जांपल है रेटिना ऑफ आई की। जो आई की रेटिना होती थी वहाँ पे क्या मिलते थे बच्चों? मतलब मिलते तो भी हैं बट हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना, इसको डिटेल में। रेटिना ऑफ आई में क्या मिलते हैं बच्चों? बाईपोलर न्यूरॉन मिलते हैं। एक डेंड्राइट है मेरे पास में, एक एक्सोन है। फिर बच्चों बारी आती है किसकी? यूनिपोलर न्यूरॉन की। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होगा बच्चों? एक एक्सोन ही होगा खाली। डेंड्राइट तो यहाँ पे होता ही नहीं, डेंड्राइट क्या होगा? एब्सेंट होगा। मतलब ये सेल बॉडी है तो उससे एक एक्सोन निकला हुआ है बस, ऐसे इसका सिनेप्टिक नोब होगी तो ये एक्सोन निकला हुआ है बस। इसके पास में ये सेल बॉडी होगी, इसके पास में क्या नहीं है? डेंड्राइट है ही नहीं, डेंड्राइट एब्सेंट है, बस एक एक्सोन ही है। ये मिलता है बच्चों हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो उसमें हमें कैसे न्यूरॉन देखने को मिलते हैं बच्चों? यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसके पास में डेंड्राइट है ही नहीं, ओनली 1 एक्सोन है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। 3 टाइप के न्यूरॉन देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन और डेंड्राइट। डेंड्राइट और एक्सोन के नंबर के बेस पे मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर एग्जांपल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और बाईपोलर एग्जांपल है रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। फिर बच्चों हम जो न्यूरॉन है उनका एक टाइप से डिवाइडेशन और कर सकते हैं। न्यूरॉन को एक टाइप से और डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ की प्रेजेंस और एब्सेंस। माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिन न्यूरॉन के बाहर में माइलिन शीथ है, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, इसका मतलब क्या हो गया? जिस न्यूरॉन के बारे में माइलिन शीथ एब्सेंट है। इसमें तो जो मेरी माइलिन शीथ है, वो क्या होगी? प्रेजेंट होगी। माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी। वहीं पे जो मेरा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, उसमें जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ जो है वो क्या होगी बच्चों? एब्सेंट होगी, ठीक है। तो एक तो हमने न्यूरॉन का डिवाइडेशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन और डेंड्राइट और एक्सोन के नंबर के बेस पे। वहीं पे फिर हमने एक क्लासिफिकेशन न्यूरॉन का और देखा है माइलिन शीथ के प्रेजेंट और एब्सेंट के बेस पे। जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट उसे बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट उसे बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, फिर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है बच्चों। होता क्या है? जो आपको डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, जैसे एक्सोन के पास श्वान सेल को दिखाया गया और श्वान सेल ने क्या किया बच्चों? माइलिन शीथ को बनाया ऐसे करके एक्सोन के ऊपर। बच्चों जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें श्वान सेल तो प्रेजेंट हो सकती है, श्वान सेल तो होगी, बट वो क्या करेगी? श्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाएगी। और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है और ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, जहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन है वहाँ पे माइलिन शीथ बनेगी और वहाँ पे श्वान सेल भी प्रेजेंट होगी। मतलब वहाँ पे श्वान सेल ने क्या किया? माइलिन शीथ को बनाया। बट नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में यहाँ पे श्वान सेल तो है बट इसने क्या नहीं किया? माइलिन शीथ को नहीं बनाया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना बच्चों। ये जो स्पेसिफिक न्यूरॉन का टॉपिक हमने देख लिया, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, कि न्यूरॉन के 3 टाइप है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन है। फिर इनके बारे में बताया गया क्या क्या होता है। डेंड्राइट ब्रांचिंग होती है, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा, सेल ऑर्गेनल देखने को मिलेंगे और निसल्स ग्रैन्यूल देखने को मिलेंगे। निसल ग्रैन्यूल में डेंड्राइट में भी देखने को मिलेंगे। डेंड्राइट क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है। आगे सेल बॉडी से एक लॉन्ग फाइबर होता है जिसे एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन के बाहर श्वान सेल होती है, श्वान सेल क्या करती है? माइलिन शीथ बनाती है। तो वहाँ पे जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वहाँ पे रोडोफेनिन होता है। और क्या होता है? श्वान सेल प्रेजेंट भी हो पर वो माइलिन शीथ नहीं बनाए, तो ऐसे न्यूरॉन बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये क्लासिफिकेशन हमने देखा, ठीक है। मैं आपको एक क्लासिफिकेशन फटाफट से एनसीईआरटी से दिखाना चाहूँगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा। देखो बच्चों, यहाँ तक हमने देख लिया कि उनमें केमिकल होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सोन क्या करता है? सेल बॉडी से अवे क्या करता है? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि सेल बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं एक्सोन, तो इसे क्या बोलेंगे? अवे, ठीक है मैम। टू ए साइनेप्स और ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कहाँ पे लेके जा सकते हैं? वो साइनेप्स पे लेके जा सकते हैं, 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच का जंक्शन होता है, वहाँ पे लेके जा सकता है इन नर्व इम्पल्स को। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। नंबर के बेस पे एक्सोन और डेंड्राइट के नंबर के बेस पे 3 टाइप, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर।
मल्टीपोलर में क्या होगा, एक एक्सोन होगा, 2 से ज़्यादा डेंड्राइट होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट होंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा। बाइपोलर न्यूरॉन में 1 एक्सोन होगा, 1 डेंड्राइट होगा, कहाँ पे मिलेगा, रेटिना 5 में मिलेगा। यूनिपोलर में क्या होगा, सेल बॉडी होगा विद एक्सोन, यहाँ पे क्या होगा, डेंड्राइट एब्सेंट होंगे, किस में मिलेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सोन नेमली माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जो एक्सोन है उसे 2 टाइप में डिवाइड कर सकती हूँ, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइब्स इन्वॉल्व्ड बाय श्वान सेल, उनमें श्वान सेल प्रेजेंट और उसने क्या किया, माइलिन शीथ को बनाया है। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ कॉल्ड नोड ऑफ हेनरी, ये बात हमने पहले देखी थी, उसे क्या बोलेंगे, नोड ऑफ हेनरी बोलेंगे। ठीक है, मैं फटाफट से रिवाइज ही करूँ बच्चों। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है, माइलिनेटेड नर्व फाइब्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड नर्व्स। हाँ, ये एग्जांपल ध्यान है, मैंने एग्जांपल बताना भूल गई थी, कहाँ पे मिलेंगे, स्पाइनल नर्व्स में और क्रेनियल नर्व्स में। बताइए ना, ऐसे ब्रेन है तो स्पाइनल नर्व्स में मिलेंगे और क्रेनियल नर्व्स में मिलेंगे। कौन से एक्सोन या कौन से न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसपे माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, फिर वहीं पे जो अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उनमें क्या कि श्वान सेल से तो इनक्लोज होंगे, बट वो क्या निकलेगी, डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ, तो वो माइलिन शीथ नहीं बनाएगी एक्सोन के अराउंड। और ये कहाँ पे मिलेंगे बच्चों, ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, माइलिनेटेड वाले तो कहाँ पे मिलते हैं, क्रेनियल नर्व में, स्पाइनल नर्व में, और नॉन माइलिनेटेड वाले कहाँ पे मिलते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल में बताना भूल गई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का 3rd पेज पे हम आ गए। एनसीईआरटी के 3rd पेज का फर्स्ट जो हमने टॉपिक है वो देख लिया, और आगे जो सेकंड टॉपिक दिया गया वो दिया गया जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या होता है, बहुत डाउट आता है, ये पोर्शन बच्चों को समझ में नहीं आता, डाउट में रहते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी जिससे क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपका टॉपिक। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की जनरेशन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। एक नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होगा, कंडक्शन कैसे होगा। जब बच्चों आप इस टॉपिक के एनसीईआरटी के फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो उसमें एनसीईआरटी ने बोला कि आपका न्यूरॉन जो है वो एक एक्साइटेबल सेल है। कैसा सेल है, एक्साइटेबल सेल है। जैसे आपने जो मसल वाले टॉपिक को पढ़ा था तो उसमें मसल सेल की 4 प्रॉपर्टी बताई थी गई थी। मसल सेल कॉन्टैक्टाइल होती है, मसल सेल के पास में कॉन्टैक्शनल प्रॉपर्टी होती है, मसल सेल के पास में इलास्टिसिटी होती है, मसल सेल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, मसल सेल में एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मसल सेल में कहते हैं एक्सटेंसिव और क्या बच गया, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्टैक्टिविटी और इलास्टिसिटी 4 प्रॉपर्टी मसल सेल के पास में थी। वैसे ही बच्चों का जो न्यूरॉन है उसके पास में भी प्रॉपर्टी किसकी, एक्साइटेबल होने की। तो मसल सेल और न्यूरॉन दोनों आपके ऐसे सेल है बच्चों, एक्साइटेबल सेल है। अब फिर एनसीईआरटी बोलेगी कि आप जानते हो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों। एक्साइटेबल सेल होने का मतलब होता है कि रेस्टिंग स्टेट में जब आपके न्यूरॉन में कोई भी नर्व इम्पल्स का कोई भी एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन नहीं हो रहा है, रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट को हम बोलते हैं बच्चों पोलराइज स्टेट। आपको ध्यान है, पोलराइज स्टेट। रेस्टिंग स्टेट को क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइज स्टेट बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेट में या पोलराइज स्टेट में जो हमारी एक्सोन है, ये मैंने क्या बनाया बच्चों, एक्सोन बनाया है। एक्सोन की मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर चार्ज का डिफरेंस होता है। रेस्टिंग स्टेट में, पोलराइज स्टेट में जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है वो अंदर से तो नेगेटिव चार्ज होती है। अंदर से कैसे चार्ज होती है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होती है। बाहर से पॉजिटिव चार्ज होती है। बाहर से कैसे चार्ज होती है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो अंदर और बाहर, आउट और आउटसाइड और इनसाइड जो मेरी चार्ज का डिफरेंस है, जो अलग अलग चार्ज है, जो अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है, उसी क्या बोलते हैं जो पोलराइज स्टेट बोलते हैं, उसी बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट में मेरे मसल सेल का एक्साइटेबल होना। तो इसलिए हम बोलेंगे मसल सेल, न्यूरॉन की बात हो रही है। तो इसी का मतलब है कि मेरे न्यूरॉन सेल एक्साइटेबल सेल है। क्यों, क्योंकि वो पोलराइज स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में। पोलराइज स्टेट का मतलब होता है क्या क्या बच्चों, कि मेरी मेम्ब्रेन जो है एक्सोन की मेम्ब्रेन अंदर से तो नेगेटिव चार्ज है, बाहर से पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन, ये क्या बच्चों आपका एक्सोन है, वो एक्सोन की मेम्ब्रेन अंदर से तो नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। और बाहर से कैसे चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। बाहर से कैसे चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके बच्चों 3 रीज़न एनसीईआरटी ने दिए हैं कि क्या रीज़न है। अब आप बताओ तो सही। आपने बोल दिया कि मेरी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज है, एक्सोन की मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव चार्ज है, और ये पोलराइज स्टेट में है, और ये रेस्टिंग स्टेट में है। और इसी क्या बोलते हैं मसल एक्सोन सेल कैसी, एक्साइटेबल सेल है, एक्साइटेबल सेल है। अब आप मुझे बताओ तो सही, 3 रीज़न दिए हुए एनसीईआरटी ने, आप बताओ तो सही रीज़न तो क्यों मेरी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज है, क्यों मेरी मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका बच्चों फर्स्ट रीज़न क्या है, इसका फर्स्ट रीज़न क्या है बच्चों, कि जो मेरे एक्सोन है ये बाहर से पॉजिटिव चार्ज है, अंदर से नेगेटिव चार्ज है। इसका फर्स्ट रीजन बच्चों एनसीईआरटी ने क्या दिया, इसका फर्स्ट रीजन एनसीईआरटी ने दिया कि मेरे एक्सोन के अंदर, मेरे एक्सोन के जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होती है मेरे एक्सोन के प्लाज्म में, जिसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। तो अगर बच्चों मेरे एक्सोन के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है तो अंदर का चार्ज क्या, नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो मेरी मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन, एक्सोन की मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल है।
इम्परमीबल है कि ये प्रोटीन बाहर भी नहीं जा सकती। तो आपने किसी चीज़ कोई बोतल के अंदर मान लो किसी नेगेटिव चीज़ को कैद करके रख दिया, वो बाहर भी नहीं निकल सकती, तो क्या उस मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अंदर? यस मैम। तो फर्स्ट रीजन नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का प्रेजेंट होना मेरे साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन के अंदर, और ये मेरी मेम्ब्रेन का इसके लिए इम्परमीबल होना जिससे बाहर भी नहीं जा सकती। तो फर्स्ट रीजन बनता है कि मेरी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज होगी। अब जब सेकंड रीजन क्या होता है कि आपकी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज है और बाहर से पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड रीजन बच्चों एनसीईआरटी ने दिया कि बच्चों जो आपके कोई भी सेल हो उसके बाहर हमेशा सोडियम आयन ज़्यादा हुआ। कोई भी सेल हो, न्यूरॉन की बात नहीं करी मैं, किसी भी सेल के बाहर क्या होता है बच्चों, सोडियम आयन ज़्यादा होता है, और किसी भी सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है। बात आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंट्रा सेलुलर अबंडेंट आयन पूछ लें। मोस्ट इंट्रा मतलब हो गया सेल के अंदर। मोस्ट इंट्रा सेलुलर अबंडेंट आयन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है बच्चों, K+ होता है। मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर अबंडेंट आयन कि सेल के बाहर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है बच्चों, सोडियम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों रेस्टिंग स्टेट में किस में मैं बात करूँ, रेस्टिंग स्टेट में बात कर रही हूँ, पोलराइज स्टेट में बात कर रही हूँ कि जो आपकी एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है बच्चों वो पोटेशियम के लिए परमेबल होती है। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप मुझे बताओ, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई भी एनर्जी खर्च किए बिना आपका जो, अगर ये आपकी मेम्ब्रेन जो है वो पोटेशियम के लिए परमेबल है, पोटेशियम के लिए क्या परमेबल है, तो क्या आपको पोटेशियम बाहर नहीं चला जाएगा? पोटेशियम बाहर नहीं चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी सेल के बाहर मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर आयन सोडियम होता है, मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर का मोस्ट अबंडेंट आयन पोटेशियम होता है। और रेस्टिंग स्टेट के अंदर मेरे एक्सोन की मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, रेस्टिंग स्टेट के अंदर मेरे एक्सोन की मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन के लिए परमेबल होती है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेल से बाहर करते हुए जो पोटेशियम चला जाता है। तो मेरा पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है वो सेल से बाहर जाए तो क्या सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा? मतलब कंपेयर करके देखें तो कंपेरेटिव बाहर से अंदर तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना। मान लो बाहर 10 पॉजिटिव चार्ज है, अंदर 8 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर तो कंपेयर नेगेटिव ही हो गया ना बाहर से। ऐसे कंपेयर करके देखो तो मेरा मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम वो भी बाहर जा रहा है, तो मेरे अंदर से मेम्ब्रेन कैसे हो रही है बच्चों, नेगेटिव हो रही है। थर्ड रीजन देखो, थर्ड रीजन क्या था बच्चों कि मेरे मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव चार्ज है और अंदर से नेगेटिव चार्ज है। इसका थर्ड रीजन है बच्चों सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे सेल के ऊपर, एक्सोन की सेल के ऊपर क्या लगे होते हैं बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं। और इस सोडियम पोटेशियम पंप आपको पता क्या करते हैं बच्चों, 3 सोडियम को तो बाहर फेंकेंगे और 2 सोडियम को अंदर फेंकेंगे। 3 सोडियम बाहर फेंकेंगे, 2 पोटेशियम को अंदर फेंकेंगे। क्या करेंगे, 3 सोडियम को बाहर फेंकेंगे और 2 पोटेशियम को क्या करेंगे, अंदर फेंकेंगे। और 1 ATP यूज़ करते हैं, क्वेश्चन PY क्योंकि 8 ATP का यूज़ करके सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर फेंकते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकते हैं। तो बाहर तो बच्चों मेरा 3+ जा रहा है और अंदर मेरा 2+ आ रहा है, तो बाहर के कंपैरिजन में अंदर मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया या नहीं हो गया? आप खुद सोच के बताओ कि अगर बाहर 3+ है अंदर 2+ है तो बाहर के कंपैरिजन में तो मेरी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज होगी ना। तो ये बच्चों 3 रीज़न है मेरे मेम्ब्रेन के अंदर, मेरे एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का होना और मेरे एक्सोन के मेम्ब्रेन का उनके लिए इम्परमेबल होना, जिससे वो बाहर नहीं जा सकती तो अंदर नेगेटिव चार्ज आते हैं। बच्चों मेरे एक्स्ट्रा सेलुलर अबंडेंट आयन, जो मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर अबंडेंट आयन है, सेल के बाहर का जो मोस्ट अबंडेंट आयन है वो सोडियम है, सेल के अंदर का जो मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेलुलर आयन है वो पोटेशियम है। बट मेरी मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए परमेबल होती है रेस्टिंग स्टेट में, जिसकी वजह से बच्चों मेरा पोटेशियम बाहर चला जाता है, मेरा पॉजिटिव आयन बाहर चला जाता है, तो मेरी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगी कंपेयर बाहर से करूँ तो मैं। थर्ड रीजन होता है बच्चों में सोडियम पोटेशियम पंप, जो मेरे एक्सोन की मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, क्योंकि पंप हमेशा एक्टिव काम करते हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 1 ATP का यूज़ करके 3 सोडियम को तो बाहर फेंक देते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आते हैं। तो बाहर तो 3+ जा रहे हैं, अंदर 2 पोटेशियम आ रहे, तो कंपेरेटिवली अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये 3 रीजन बच्चों क्या करते हैं, मेरे न्यूरॉन को रेस्टिंग स्टेट के अंदर पोलराइज स्टेट में रखते हैं। मेरी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है, मेरे न्यूरॉन की सेल एक्साइटेबल होते हैं। इसे बोला जाता है बच्चों रेस्टिंग स्टेट में सेल की मेम्ब्रेन का, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का पोलराइज्ड होना और कैसा होना, एक्साइटेबल सेल होना। और इसके रीजन आपको आई होप समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको समझाना चाहूँगी। अब हम ये तो समझ लिया कि मेरे न्यूरॉन की सेल एक्साइटेबल कैसे है, रेस्टिंग स्टेट में पोलराइज्ड कैसे है। अब हम देखेंगे कि इम्पल्स का जनरेशन कैसे होगा, इम्पल्स का जनरेशन कैसे होगा, कंडक्शन कैसे होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, मान लो ये है मेरी एक्सोन की मेम्ब्रेन, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है बच्चों मेरा A पार्ट और ये है बच्चों मेरा B पार्ट। ये है बच्चों रेस्टिंग स्टेट, और रेस्टिंग स्टेट में क्या बोल सकती हूँ, पोलराइज स्टेट, कि जो मेरी मेम्ब्रेन कैसी है बच्चों पोलराइज स्टेट में। तो क्या आप मुझे चार्ज बता सकते हो कैसे होगा मैम? बाहर तो पॉजिटिव चार्ज होगी मेम्ब्रेन, बाहर तो कैसी चार्ज होगी मैम, पॉजिटिव चार्ज होगी, इसके रीजन भी हमें देख लिए। अंदर कैसे चार्ज होगी मैम, नेगेटिव चार्ज होगी। ये बच्चों मेरी बात चली रेस्टिंग स्टेट में, पोलराइज स्टेट में। बच्चों ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ये होता है कितना, -70 मिलीवोल्ट। आप इसको नोट करोगे, इसे बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ये जो डिफरेंस है बच्चों कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है बाहर और अंदर, इसे बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल।
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो क्या होता है बच्चों, जैसे ही मैंने कोई स्टिमुलस अप्लाई किया ए पे, जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन आई एक्सोन के ए वाले पार्ट पे स्टिमुलस प्रोवाइड किया मैंने ए वाले पार्ट पे, तो क्या होता है बच्चों, मेरी इन्फॉर्मेशन की आती मेरी जो एक्सोन है वो परमिएबल हो जाती है बच्चों, किसके लिए परमिएबल हो जाती है बच्चों, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। किसके लिए परमिएबल हो जाती है, सोडियम आयन के लिए। तो क्योंकि सोडियम आयन के लिए परमिएबल होगी बच्चों, और मैंने आपको बताया मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है बच्चों, सोडियम है। तो बच्चों जैसे ही कोई स्टिमुलस मेरे ए वाले पोर्शन पे आया, मेरी एक्सोन की मेम्ब्रेन परमिएबल होगी सोडियम आयन के लिए, और बाहर भर भर के सोडियम है, तो भर भर के सोडियम बच्चों क्या होता है, अंदर आ जाता है। भर भर के सोडियम अंदर आ गया, मतलब प्लस चार्ज, क्योंकि सोडियम प्लस चार्ज, तो भर भर के बच्चों मेरा जो प्लस चार्ज है वो अंदर आ गया। तो बच्चों जैसे ही बच्चों मेरा प्लस चार्ज अंदर आता है, सोडियम अंदर आता है मेरे, जैसे ही स्टिमुलस आता है, तो क्या बच्चों आपको नहीं लगता कि जो मेरी ये जो है क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पेज लेती हूँ मैं, कि जो मेरा ये परमिएबिलिटी वो चेंज हो जाएगी। जो बच्चों मेरा ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, सोडियम के अंदर एंट्री करते ही बच्चों मेरे स्टिमुलस देते ही सोडियम के अंदर एंट्री करती है, मेरी सेल की जो मेम्ब्रेन है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ एक बार सोडियम वाले पार्ट को, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना है। मेरी जो मेम्ब्रेन है बच्चों ए वाले पार्ट पे, वो अंदर से तो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और बाहर से नेगेटिव चार्ज हो जाती है। और बी पे वैसे ही, बी पे कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया मैंने, स्टिमुलस किसको दिया था, ए को दिया था, तो बी वाला तो बाहर दिया, बी पे पॉजिटिव चार्ज है और अंदर वाली बी भी नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों ये जो मेरा चार्ज चेंज हुआ है, बाहर से नेगेटिव होना, अंदर से पॉजिटिव होना, इसे बोलते हैं बच्चों मेरी मेम्ब्रेन कैसी होगी, मेरी मेम्ब्रेन कैसी होगी, डीपोलराइज होगी, डीपोलराइज होगी। कैसी होगी, डीपोलराइज्ड होगी। अब मेरी मेम्ब्रेन कौन सी स्टेट में आ गई, डीपोलराइज स्टेट में आ गई, और ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डीपोलराइज स्टेट में ना इम्पल्स का जनरेशन होना। यहाँ पे क्या जनरेट हो गया बच्चों, सोडियम के अंदर आती इम्पल्स जनरेट हो गया, और इसे बोलते हैं बच्चों एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। और एनसीईआरटी से एक टर्म और थी बच्चों, क्या, नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया, नर्व इम्पल्स आ गया। और इसकी वैल्यू एनसीईआरटी में कितनी होती है बच्चों, प्लस का 30 मिलीवोल्ट होता है। ये जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है बच्चों, प्लस का 30 मिलीवोल्ट होता है, प्लस का 30 मिलीवोल्ट होता है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होती है बच्चों, मेरे ए पे क्या हो गया, मेरा इम्पल्स का जनरेशन हो गया। अब मैंने इम्पल्स का जनरेशन तो कर दिया, ए वाले पार्ट पे तो आ गया। अब बच्चों ये बी पे कैसे पहुंचेगा, ये कंडक्ट कैसे होगा, फिर आगे बी से सी वाला पार्ट भी तो होगा, वो सी पे कैसे पहुंचेगा। तो बच्चों मुझे क्या पढ़ना है, कंडक्शन पढ़ना है। जनरेशन हमने पढ़ लिया कैसे होता है, जनरेशन कैसे होगा बच्चों, जैसे ही ए वाले पार्ट पे कोई स्टिमुलस आया तो सोडियम के लिए परमिएबल होगी मेरी मेम्ब्रेन, सोडियम भर भर के अंदर आ गई, और मेरी मेम्ब्रेन का चार्ज उल्टा हो गया, ए वाले पार्ट पे बाहर से नेगेटिव चार्ज होगी, अंदर से पॉजिटिव चार्ज होगी। इसे बोलते हैं बच्चों डीपोलराइजेशन होना, इसे बोलते हैं बच्चों एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स का जनरेशन होना, जो कितना होता है बच्चों, प्लस का 30 मिलीवोल्ट होता है। अब हम देखते हैं बच्चों कंडक्शन कैसे होता है। अब तक आप बताओ क्या चल रहा है, ये पार्ट है, ये बी पार्ट है। ए पार्ट पे क्या हो गया बच्चों, बाहर से नेगेटिव हो गया, अंदर से पॉजिटिव हो गया। सही लिखा मैंने, बाहर से नेगेटिव हो गया, अंदर से पॉजिटिव हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और बी वाला पार्ट बाहर से पॉजिटिव है, अंदर से नेगेटिव है, क्योंकि बी वाले पार्ट पे अभी तक स्टिमुलस पहुंचा नहीं है। बच्चों क्या होता है, मेरा थोड़ा सा सोडियम आयन ए से बी वाले पार्ट पे चला जाता है, थोड़ा सा सोडियम आयन। और बच्चों सोडियम आयन क्या चार्ज पार्टिकल है, सोडियम आयन क्या बच्चों चार्ज पार्टिकल है। सोडियम आयन कैसा बच्चों, चार्ज पार्टिकल है। और क्या आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ कि चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट को करंट बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होना क्या कहलाता है बच्चों, करंट कहलाता है। चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट क्या कहलाती है बच्चों, करंट कहलाती है। तो बच्चों जैसे ही सोडियम मेरा थोड़ा सा बच्चों लीक करके, या फिर मैं बोल दूँ कि कहाँ पे पहुँचा, थोड़ा सा सोडियम बी वाले पार्ट पे पहुंचा, तो बी की परमिएबिलिटी चेंज होगी और सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ के भर भर के सोडियम आयन बच्चों मेरे अंदर आ गया। जैसे ही बच्चों सोडियम आयन भर भर के मेरे अंदर आएगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरे जो बी वाले पार्ट पे मेम्ब्रेन अंदर से कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, बाहर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो बच्चों मेरा जो बी वाला पार्ट भी वो कैसा हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। तो ऐसे ए वाले पार्ट से बी वाले पार्ट पे क्या होता है बच्चों, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, कि थोड़ा सा सोडियम आयन बच्चों बी वाले पार्ट पे चला जाता है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, इसे थोड़ा सा करंट बोल सकते हैं, बी वाले पार्ट पे चला जाता है, जिससे सोडियम के लिए परमिएबिलिटी चेंज होती है बी वाले पार्ट की, और भर भर के सोडियम अंदर आ जाता है और चार्ज उल्टा हो जाता है। इससे बोलते हैं बच्चों क्या होना, डीपोलराइजेशन होना, कौन से वाले पार्ट का, बी वाले पार्ट का। तो बच्चों हमेशा करंट का जो फ्लो होता है, ये बात आपने नोट भी क्योंकि फिजिक्स में आपको बताया गया होगा कि करंट का फ्लो हमेशा कैसे होता है बच्चों, करंट का फ्लो लिखे में कैसे होता है, प्लस टू माइनस होता है। करंट का फ्लो बच्चों हमेशा कैसे होता है, प्लस टू माइनस होता है। तो जैसे ही बच्चों क्या होगा कि अंदर वाली साइड में ए टू बी, इनसाइड ए टू बी मेरा चार्ज पार्टिकल किया, तो बाहर बी टू ए आएगा सर्किट को पूरा करने के लिए। आउटसाइड बच्चों करंट कैसे फ्लो होगा, बी टू ए होगा, इनसाइड ए टू बी होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों मुझे सर्किट को पूरा करना है। आई होगा आपको इतनी बात समझ में आई होगी। सर्किट को पूरा करने के लिए जो बच्चों में अंदर से ए टू बी चार्ज किया है, इलेक्ट्रिसिटी गई है, करंट किया, तो बाहर आउटसाइड कैसे जाएगा बच्चों, बी टू ए जाएगा। तो इनसाइड आपसे पूछ रहे कि इनसाइड कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, ए टू बी की है, और आउटसाइड कैसे की है बच्चों, आउटसाइड बी टू ए की है। क्यों, क्योंकि हमेशा जो चार्ज पार्ट जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है बच्चों, करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, हमेशा प्लस टू माइनस फ्लो करता है। तो आपको हमेशा प्लस टू माइनस फ्लो करवाना है, ठीक है। अब बच्चों
हमने एक बात देखी थी जब हमने न्यूरॉन वाले चैप्टर में न्यूरॉन और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस देखा था कि जो न्यूरल सिस्टम से बच्चों जो थोड़ा सा इम्पल्स का जनरेशन होता है, कंडक्शन होता है, वो थोड़े से टाइम के लिए, तो छोटे भी होता है, बाद में कहते वो रुक जाता है। तो बच्चों अब जो डीपोलराइजेशन हुआ है ना बच्चों, वो वापस से रीपोलराइजेशन हो जाए। री का मतलब तो दोबारा, जैसे री एग्जाम नहीं होते वैसे री का मतलब दोबारा, तो रीपोलराइजेशन होना, वापस से मेरी ए वाली मेम्ब्रेन रीपोलराइज हो जाएगी। कैसे बच्चों, जैसे ही बच्चों मेरा थोड़ा सा जो सोडियम है वो बी वाले पार्ट पे जाएगा, वैसे ही बच्चों मेरी ए की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी पोटेशियम के लिए। अब किसके लिए परमेबल हो जाएगी बच्चों, पोटेशियम के लिए परमेबल हो जाएगी। और मुझे पता है मेरा मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन बच्चों पोटेशियम है, तो भर के पोटेशियम बच्चों बाहर चला जाएगा, वापस ए वाले पार्ट में भर के पोटेशियम बाहर चला जाएगा। जैसे ही बच्चों पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, जैसे ही बच्चों भर के पॉजिटिव चार्ज बाहर गया ए वाले पार्ट पे पोटेशियम बाहर गया, परमेबिलिटी चेंज होते ही, तो बच्चों बाहर से वापस से मेरी मेम्ब्रेन कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, अंदर से वापस से कैसे चार्ज होगी बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, तो ये वापस से पोलराइजेशन वाली कंडीशन आ गई। तो इसे बोलेंगे बच्चों रीपोलराइज्ड होना, रीपोलराइज स्टेट में आना मेरी वापस से न्यूरॉन का। तो इस तरीके से बच्चों कहते हैं ऐसे बी वाले पार्ट पे होगा बच्चों, फिर सी वाले पार्ट में थोड़ा सा सोडियम चला जाएगा, तो वापस से इसकी परमेबिलिटी चेंज होगी, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, तो वापस से बाहर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, अंदर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ऐसी सी पे जब तक क्या नहीं आ जाता, मेरा एक्सोन टर्मिनल नहीं आ जाता। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या होता है बच्चों, नर्व इंपल्स का जनरेशन होता है, कंडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। पोलराइज स्टेट में बच्चों मेरी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज होती है, बाहर से पॉजिटिव चार्ज होती है। इसके 3 रीजन है, अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का होना, मेरी मेम्ब्रेन का पोटेशियम के लिए परमेबल होना, और सोडियम पोटेशियम पंप का होना। फिर बच्चों जनरेशन कैसे होता है, जैसे ए वाला पार्ट पर कोई इन्फॉर्मेशन आता है, स्टिमुलस आता है, तो ए वाला पार्ट पोटेशियम के लिए परमेबल हो जाता है, भर के सोडियम अंदर आ जाता है, पोटेशियम के लिए बच्चों सोडियम के लिए परमेबल हो जाता है, भर के सोडियम अंदर आ जाता है, तो चार्ज उल्टा हो जाता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ए पे क्या हो गया बच्चों, डीपोलराइजेशन हो गया, इम्पल्स का जनरेशन हो गया, नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो गया, एक्शन पोटेशियम जनरेट हो गया, प्लस का 30 मिलीवोल्ट। फिर थोड़ा सा जैसे ए से बी की तरफ सोडियम ने लीक किया, थोड़ा सा ए करंट पहुंचा बी पे, तो बी की परमेबिलिटी चेंज होगी और बी भी डीपोलराइजेशन स्टेट में आएगी। और मैं वापस से ए क्या होगा बच्चों, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए होता है, वापस से पोटेशियम बाहर चला जाएगा, जिससे बच्चों बाहर वापस से प्लस चार्ज आ जाएगा, अंदर वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना कि यस मैम आपने जो समझाया वो अच्छी समझ में आया। मैं आपको फटाफट से थोड़ी सी एनसीईआरटी दिखा देती हूँ, फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा आज की क्लास का, फिर हमारा ब्रेन बचेगा बस, ठीक है। फिर वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूँगी। ये मैंने वन शॉट बनाने की कोशिश की। प्लीज़ बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज द मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में। क्या आप जानते हो कि न्यूरॉन का, डू यू नो द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। डिफरेंट टाइप के आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन पे। दिस आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन। और किसके लिए परमेबल होते हैं, डिफरेंट आयन के लिए परमेबल होते हैं। व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स रेस्टिंग स्टेट में, जब रेस्टिंग स्टेट में कोई भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं करा, द एक्सोन मेम्ब्रेन इज कंपेरेबली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। पोटेशियम परमेबल होती है और सोडियम के लिए इम्परमेबल होती है। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। जो एक्सोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उनके लिए भी क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमेबल है। Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium and negative charge proteins and low concentration of sodium. अंदर क्या होगा बच्चों, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन पोटेशियम है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है और सोडियम कम है। इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन्स ए लो कंसंट्रेशन सोडियम। बाहर कौन ज़्यादा होता है बच्चों, सोडियम ज़्यादा होता है, एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम लो है, एंड थस फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इससे क्या बन जाएगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगी। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड 2 पोटेशियम इनटू ए सेल। 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, अंदर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोन मेम्ब्रेन पोसेस ए पॉजिटिव चार्ज। बाहर वाली मेम्ब्रेन कैसे चार्ज पोसेस करेगी, पॉजिटिव चार्ज, और अंदर से कैसे करेगी बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ये बात हम पढ़ चुके हैं। वाइल द इनर सरफेस ये रहा, ये आपको डायग्राम दिखाया गया। वाइल द इनर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलराइज। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पोलराइज्ड बोलेंगे। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पोटेंशियल का डिफरेंस है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट होती है। एनसीईआरटी में दी हुई, बट आपको ध्यान रखना है। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ इंपल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एक्सोन। आप क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि कैसे तो नर्व इंपल्स जनरेशन होता है और कैसे इसका कंडक्शन होता है। व्हेन स्टिमुलस इज एप्लीकेशन एट ए साइट, पॉइंट ए फिगर में दिखाया गया था, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे आपने इनको स्टिमुलस दिया, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम फ्री परमेबल टू सोडियम। सोडियम के लिए परमेबल होगी। दिस लीड्स टू ए रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम followed by the reversal of the polarity at the site A. Outer surface membrane become negative charge and inner side become positive charge. जैसे बच्चों ये क्या हुए, पोटेशियम सोडियम भर के अंदर आए, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, तो क्या होगी, चार्ज का उल्टा पुल्टा हो गया। बाहर से कैसे चार्ज होगी, नेगेटिव, अंदर से कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए दिस रिवर्स, हैंस डीपोलराइज। ये रिवर्स हो गया चार्ज का जो है
वो रिवर्स हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, डीपोलराइजेशन बोलेंगे, डीपोलराइज्ड बोलेंगे। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। ये जो डिफरेंस है बच्चों, इसी मैंने क्या बोलता है, एक्शन पोटेंशियल बोला था, और इसे क्या बोला बच्चों, नर्व इंपल्स बोले। ये कितना होता है बच्चों, प्लस का 30 मिलीवोल्ट होता है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। मैंने सारी बातें समझाने की कोशिश की, बस आपको समझना है, एनसीईआरटी को रीड करना है। एट साइड इमीडिएटली ए हैड द एक्सोन साइड बी मेम्ब्रेन हैज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड ए नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस। एज अ रिजल्ट करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए साइड टू बी। जैसे बच्चों ए से बी में करंट का फ्लो होता है इनर सरफेस पे ए टू बी होता है, तो बी वाला भी क्या होता है, बाहर से पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी अंदर से नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर से कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वो भी बी वाला पार्ट भी कैसे हो जाता है बच्चों, डीपोलराइज हो जाता है। आउटर सरफेस ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम साइड B2 है, क्योंकि हमेशा प्लस से पॉजिटिव जाएगा, तो हमेशा प्लस से नेगेटिव जाता है, जो करंट हमेशा प्लस से नेगेटिव जाता है, तो इनर A to B जाए तो आउटर क्या जाएगा, B2 जाएगा, टू कंप्लीट ए सर्किट, करंट फ्लो सर्किट पूरा करना है हमें, ठीक है। हैंस द पोलैरिटी ऑफ द साइट इज रिवर्स एंड एन एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइड B पे क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, जो पोलैरिटी वो रिवर्स होगी। दस द इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइड A अराइव्स एट साइड B। ऐसे बच्चों जो इंपल्स ए साइड पे पहुंचा था वो कैसे अराइव किया B पे, ये हमें बताया गया है। फर्स्ट इंपल्स ये हो गया, द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सोन, कॉन्सिक्वेंटली द इंपल्स इज कंडक्शन। पूरे अलोंग के फाइबर में पूरा कॉन्सिक्वेंटली दोहराया जाएगा, पूरा सीक्वेंस, जब तक कि एक्सोन टर्मिनल नहीं आ जाता। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिबिलिटी टू सोडियम इज एक्सटेंडली शॉर्ट लिव्ड। जो परमिबिलिटी होती है सोडियम के लिए वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड, मैं बताया था। इट इज क्विकली फ्लोड बाय राइज इन परमिबिलिटी टू पोटेशियम। जल्दी से जल्दी क्या होता है बच्चों, साइट पे परमिबिलिटी किसके लिए बढ़ जाती है, पोटेशियम के लिए बढ़ जाती है, और पोटेशियम कहाँ जाता है बच्चों, अंदर जाता है, क्योंकि इंटरसेलुलर मोस्ट अबंडेंट आयन पोटेशियम है, तो भर भर के पोटेशियम आयन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेल से बाहर चला जाता है, तो परमिबिलिटी वापस से चेंज हो जाएगी और सेल मेम्ब्रेन वापस से डीपोलराइज्ड हो जाएगी। Within a fraction of second लगता है, पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेशियम। वापस से रेस्टिंग पोटेशियम रिस्टोर हो जाएगी, कितना, -70 मिलीवोल्ट ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर्स बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलेशन। अब वापस से उस पोजीशन में आगे, अंदर से नेगेटिव चार्ज, बाहर से पॉजिटिव चार्ज, तो वापस से मेरा ए वाला पार्ट किसी दूसरे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार है। कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन, कोई दूसरा स्टिमुलस आएगा तो मेरा जो साइट ए है वो उसे ले लेगा, फिर ऐसी साइट बी पे जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, जनरेशन होता है, कंडक्शन होता है, नर्व इंपल्स का। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कोई डाउट है तो, ठीक है। मुझे आपको दिखाया गया है, जैसे ही बच्चों आपके क्या हुआ, सोडियम ने आपके सेल के अंदर एंटर किया। जैसे ही सोडियम आपके सेल के अंदर एंटर किया तो बाहर से कैसे चार्ज होगी, नेगेटिव, अंदर से कैसे चार्ज होगी, पॉजिटिव, और बी पे अभी भी बाहर से पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये तो बच्चों कैसे है, पोलराइज स्टेट में है। ये तो अभी पार्ट कैसे सेल में पोलराइज, और ये कैसे हो गया बच्चों, डीपोलराइज हो गया, ठीक है। फिर बच्चों क्या होता है, अंदर की साइड से बच्चों क्या होता है, A to B क्या होता है बच्चों, मेरा करंट जाता है A to B अंदर की साइड, तो बाहर B to A जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जैसे ही करंट A की तरफ अंदर A to B पहुंचा तो इसकी परमिबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, ये वाला साइड कैसे हो जाएगा बच्चों, डीपोलराइज हो जाएगा। मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा इसका, या फिर ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कि ट्रांसमिशन कैसे होगा बच्चों। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ बच्चों, मान लीजिए मेरा एक एक्सोन है, एक्सोन ही सोचो बच्चों न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, और ये एक्सोन है बच्चों। जब एक तो था बच्चों, सबसे पहले तो मेरे डेंड्राइट ने क्या किया, मेरे सिग्नल को रिसीव किया, मेरे इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया। फिर बच्चों वो मेरे एक्सोन के अंदर कंडक्ट होगा। जब एक्सोन के अंदर कंडक्ट होगा, मेरे न्यूरॉन के अंदर कंडक्ट होगा, जब डेंड्राइट से सेल बॉडी पे जाएगा, सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ जाएगा, तो एक न्यूरॉन के अंदर बच्चों जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, उसे बोलते हैं कंडक्शन होना। सबसे पहले क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, जनरेशन होता है, सबसे पहले रिसीव किया, फिर कंडक्शन हुआ। बच्चों जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच गई, मेरे एक्सोन टर्मिनल तक पहुँच गई इन्फॉर्मेशन, तो बच्चों किसी मसल के पास में या किसी दूसरे न्यूरॉन के पास में जब ये इन्फॉर्मेशन जाएगी बच्चों, तो उसे बोलते हैं ट्रांसमिट होना। ट्रांसफर होगी तो उसे बोलते हैं ट्रांसमिट होना। एक न्यूरॉन के अंदर तो बच्चों इन्फॉर्मेशन का कंडक्शन होता है, आपको टर्म समझनी है। एक न्यूरॉन के अंदर अलोंग द न्यूरॉन तो क्या, तो बच्चों कंडक्शन होता है। फिर जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या दूसरे मसल फाइबर के अंदर जो वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे तो उसे बोलते हैं बच्चों ट्रांसमिट होना। तो बच्चों अभी तक हमने कंडक्शन समझ लिया, जनरेशन समझ लिया कि एक फाइबर के अंदर कैसे कंडक्शन हुआ, कैसे जनरेशन हुआ। बच्चों अब जो इन्फॉर्मेशन है मेरी एकदम टर्मिनल पे पहुंच गई, साइनेप्टिक नोब के पास में पहुंच गई। तो अब बच्चों मुझे से दूसरे न्यूरॉन को देखना, तो मुझे अब पढ़ना है ट्रांसमिट कैसे होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। कंडक्शन और ट्रांसमिशन में मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। कंडक्शन एक न्यूरॉन के अंदर होता है, फिर जब उस इन्फॉर्मेशन को हम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या दूसरे मसल के अंदर भेजते हैं तो उससे बोलते हैं बच्चों ट्रांसमिट ऑफ नर्व इंपल्स, कि अब हम क्या करें बच्चों, नर्व इंपल्स का हमारी इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो पढ़ना है बच्चों। हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में तो पढ़ा था कैसे होता है कि एसिटाइलकोलिन सिक्रीट हो गया था, मसल के ऊपर फाइबर रिसेप्टर थी, तो मसल फाइबर के ऊपर वो रिसेप्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने एक टर्म पढ़ी थी साइनेप्स। साइनेप्स क्या था बच्चों, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है,
दो न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्स कैसे होगा बच्चों, देखो मान लो एक न्यूरॉन है, बच्चों आप इसकी नेमिंग करने में कैपेबल हो। अब आप ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स बनाए हैं, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे मेरा दूसरा न्यूरॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन है बच्चों, ये सेकंड न्यूरॉन है। तो इन दोनों के बीच जो जंक्शन है उसे क्या बोलेंगे बच्चों, साइनेप्स बोलेंगे, उसे साइनेप्स बोलेंगे। बच्चों साइनेप्स में तीन चीजें आती हैं। ये जो मेरा न्यूरॉन है फर्स्ट न्यूरॉन, उसकी जो ये मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्स से पहले, प्री जैसे हम प्री वेडिंग बनाते हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, तो प्री क्या होता है, पहले। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्स से पहले की मेम्ब्रेन, तो इसे बोला प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर बच्चों ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, बीच में जो दरार होती है उसे बोला जाता है बच्चों साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट होती है, दरार होती है, उसे बोलते हैं बच्चों साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और फिर बच्चों ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जी, दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाएगी बच्चों, पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में, और साइनेप्स के बाद में तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो बच्चों साइनेप्स में मैं आपको लिख के बता देती हूँ, साइनेप्स में बच्चों हम तीन चीजें कंसीडर करेंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो बीच में दरार है वो, और बच्चों पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये मिलके बच्चों क्या कहता है, मेरा साइनेप्स कहलाता है। तो ये तीन चीजें आएगी, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, उन दोनों के बीच में। बच्चों ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसके प्रेजेंस और एब्सेंस होने के बेस पे मेरा साइनेप्स दो तरीके का हो सकता है। जो मेरा साइनेप्स है ये दो तरीके का हो सकता है, केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। बच्चों जो केमिकल साइनेप्स है, इसमें तो जो मेरी साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो बीच में दरार है, वो प्रेजेंट होगी। और जो मेरा इलेक्ट्रिकल साइनेप्ट है बच्चों, इसमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो दरार है, वो एब्सेंट होगी। मतलब बच्चों इसमें एक न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तो एकदम बिल्कुल पास पास में होंगे बच्चों। इनके बीच में जो गैप होता है, जो क्लेफ्ट होती है, जो दरार होती है, वो बहुत कम होती है। वही भी केमिकल साइनेप्ट में फर्स्ट न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन के बीच में जो दरार प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये दो टाइप के बच्चों मेरे पास में साइनेप्स है। बच्चों अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मेरा इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जल्दी होगा या केमिकल साइनेप्स में जल्दी होगा? तो आपका आंसर आएगा मैम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैम इसमें दरार नहीं है बीच में, तो टाइम नहीं लगेगा ना बच्चों। इसमें बच्चों कंडक्शन एनसीईआरटी लाइन लिखी है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कंडक्शन वैसे ही होता है दो न्यूरॉन के बीच में। जैसे आप एक एक्सोन के बीच में कंडक्शन करते थे, थोड़ा सा सोडियम का फ्लो करवा रहे थे, ए टू बी में थोड़ा सा सोडियम गया, थोड़ा सा करंट गया, तो बी की पोलैरिटी चेंज होगी। फिर बी से सी में जाएगा तो सी की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। वैसे ही बच्चों एक पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थोड़ा सा सोडियम चला जाता है। तो मतलब जैसे एक्सोन के अंदर सोडियम ट्रांसफर हो के पोलैरिटी चेंज होती है, इम्पल्स का कंडक्शन होता है, वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में तो ट्रांसफर भी वैसे ही हो जाता है। मतलब कंडक्शन एक एक्सोन के अंदर होता है, एक न्यूरॉन के अंदर होता है, वहीं पे ट्रांसफर दो न्यूरॉन के बीच में होता है। बट उसमें ऐसे लगता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इतना फास्ट होता है, ऐसे होता है कि जैसे एक एक्सोन के अंदर ही कंडक्शन हो रहा हो। वहीं पे केमिकल साइनेप्स में बच्चों टाइम लगता है, ये स्लो होता है। बट जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारी बॉडी के अंदर रेयर है, ये कम देखने को मिलते हैं, और केमिकल साइनेप्स हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और केमिकल साइनेप्स में केमिकल यूज होंगे, तभी तो इसका नाम केमिकल साइनेप्स है। और वो क्या बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़े थे वो केमिकल साइनेप्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर का कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से रीड करवा देती हूँ ये, फिर बच्चों मैं थोड़ा सा आपको और समझा दूंगी, फिर ये क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapse. Synapse के थ्रू क्या होगा? वो ट्रांसफर होगा। A synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron, postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. Cleft present हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। There are two types of synapses, namely electrical synapse, chemical synapse. Electrical synapse, the membrane of pre and postsynaptic neuron are in very close proximity, बहुत पास पास में होती है। Electrical current can flow directly from one neuron into another across the synapse. Current directly flow कर जाता है एक साइनेप्स से, मतलब साइनेप्स से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, across the synapse. Transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon. जैसे एक सिंगल एक्सोन के अंदर बच्चों हमने कंडक्शन पढ़ा था, वैसे उसके सिमिलर बच्चों दो न्यूरॉन के बीच में ट्रांसमिशन होना, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी फास्टर देन अक्रॉस ए केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स से कैसे होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट होता है क्योंकि ऐसे लगता है जैसे एक एक्सोन के अंदर ही कंडक्शन हो रहा हो। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन अवर सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है बच्चों वो रेयर है। अब जो बात आती है किसी केमिकल साइनेप्स की, मैं आपको एनसीईआरटी से ही समझा देती हूँ।
मैं डायग्राम ये समझा दूंगी, खुद से नहीं बनाऊंगी। देखो बच्चों, केमिकल साइनेप्स में क्या होता है बच्चों, द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लिफ्ट। क्या होगा बच्चों, उनके बीच में साइनेप्टिक क्लिफ्ट होगी, मैंने आपको बना के दिखाया था। डू यू नो हाउ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इंपल्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। कैसे कहेगा, क्या आप जानते हो? तो एनसीईआरटी खुद उसका आंसर दे रही है। केमिकल कोल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट द साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, वो भी उनका नाम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। द एक्सोन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर। देखो बच्चों, हमने देखा था कि जो हमारा एक्सोन टर्मिनल था उसमें जो साइनेप्टिक नोब थी उसमें क्या थी बच्चों, साइनेप्टिक वेसिकल्स थी, और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करती है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर को कंटेन करती है। इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा। देखो बच्चों, जैसे ही क्या होगा, इंपल्स पहुंचा बच्चों मेरे काम पे, मेरे इंपल्स पहुंचा कहाँ पे, मेरा एक्सोन टर्मिनल पे पहुंचा, तो मैं जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है बच्चों ये फ्यूज कर जाती है। देखो आपको मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करती हुई दिख रही होगी बच्चों। ये तो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये एक्सोन का टर्मिनल है, और ये बच्चों प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में जो कैविटी दिखाई गई जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, और ये बच्चों मेरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ऐसे आपको ऐसे करके जो दिखाई गए ये बच्चों मेरे क्या रिसेप्टर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया ये P5 के रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चों रिसेप्टर मेरे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जैसे एक्शन पोटेंशियल मेरे टर्मिनल पे पहुंचा, यहाँ पे साइनेप्टिक नोब में पहुंचा, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करती है बच्चों, फ्यूज कर जाती है ऐसे, और फ्यूज करके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में करती है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देती है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिसेप्टर होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, उन पे जुड़ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ जाते हैं। और जब भी न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जुड़ते हैं तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में बच्चों क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, बस केमिकल साइनेप्स में क्या होता है बच्चों, एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा देती हूँ आगे थोड़ा सा। ये फिर बच्चों ये ब्रेन रहेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वन शॉट बना के पढ़ा दूंगी। मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया एंड रिलीज ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करती थी, रिलीज कर देती कहाँ पे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर बाइंड हो जाते हैं और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयन व्हिच कैन जनरेट एन न्यू पोटेंशियल ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन के अंदर बच्चों क्या हो जाते हैं, आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। द न्यू पोटेंशियल डेवलप में भी आइदर एक्साइटरी और इनहिबिटरी। ये एक्साइटरी भी हो सकता है बच्चों, इनहिबिटरी भी हो सकती है। अब आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं हमेशा एक्साइटरी हो, ये इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो बच्चों मैंने कोशिश की आज आपको एक वन शॉट क्लास देने की, जिसमें जितनी भी हमने अभी तक क्लासेस ली हैं इस न्यूरो वाले चैप्टर की, जिनको मैंने टुकड़ों में तोड़ के अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाया था, वैसे ही मैंने आपको बच्चों 1 घंटे सवा घंटे में समझाने की कोशिश की एक वन शॉट में। तो जिसको जल्दी से जल्दी रिवाइज करना वो इस वन शॉट को देख सकते हैं बच्चों। और मैंने आपका एनसीईआरटी का एक वर्ड एक लाइन यहाँ पे क्लियर किया, एक डायग्राम को क्लियर किया, और हमारे बच्चे का बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ना में, इसमें सिर्फ हमें ब्रेन पढ़ना है। स्पाइनल कोड को आपके सिलेबस से हटा दिया गया, रिफ्लेक्स एक्शन को हटा दिया गया, आई और ईयर को हटा दिया गया, सिर्फ बच्चों में इसमें ब्रेन पढ़ना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइट ब्रेन। उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वन शॉट करूँगी तो वन शॉट के पढ़ा दूंगी, या फिर ऐसे लेक्चर बना के पढ़ा दूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दूँ, और थैंक यू आपका इतना कीमती टाइम आप मुझे दे रहे हो। अब पेपर 7 पास में आ रहे बच्चों, टाइम का मैं तो अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, हमेशा खुश रहो।